इतिहास ऐसा जो निश्चित रूप से हुआ हो, साक्ष्य हो। हिस्ट्री लैटिन ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया, ऐसा ज्ञान जो अन्वेषण से मिला हो। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, सर्वप्रथम इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखा। इतिहास लिपि के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्राग यानी पुराना, मानव के पास कभी काल जहाँ लिपि विकसित नहीं हुई, उदाहरण पाषाण काल। आदिऐतिहासिक काल, मानव के पास लिपि तो थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक काल। ऐतिहासिक लिपि भी है और उसे याद पढ़ा भी जा सकता है, उदाहरण उत्तर वैदिक काल से लेकर आज तक। इतिहास की जानकारी के स्रोत, साहित्य के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण। पुरातात्विक स्रोत में जमीन के ऊपर या नीचे से मिलने वाले तत्व, उदाहरण में भांडे, सिक्के, इमारतें, अभिलेख, मूर्तियां। ग्रिगोरियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, सीजेरियन कैलेंडर, अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर। बीसी को बीसी बोलते हैं, बिफोर द कॉमन एरा। एडी को सीई कॉमन एरा। 314 मेथड, कार्बन डेटिंग विधि। कोई वस्तु मिले अगर उसमें कार्बन है जो उसकी आयु कार्बन डेटिंग से निकाली जा सकती है। C12 5 kg, C14 में 5 kg 2.5 kg 5730 वर्ष पुराना। जाइलम मेथड, पेड़ की आयु। यूरेनियम मेथड, भारत का नामकरण भारतवर्ष, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, अजनाबवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, येंतु। भारत, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध, उसमें भरत कबीला प्लस 10 कबीले, भरत कबीला विजेता, इनके नाम पर भारतवर्ष। किंवदंतियों में दुष्यंत शकुंतला का पुत्र भरत, राजा ने तब इनके नाम पर भारतवर्ष। जैन ग्रंथ फर्स्ट तीर्थंकर, शब्दयों के 2 पुत्र भरत और बाहुबली, गद्दी के लिए दोनों भाई में युद्ध, बाहुबली ने ताकतिया, भरत बने अध्यक्ष राजा, इनके नाम पर भारतवर्ष। आर्यावर्त, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 1500 BC से 600 BC तक वैदिक सभ्यता चलेगी। धीरे धीरे आर्य उत्तर भारत में फैल जाएंगे, जो कि आर्य रहते थे, इसलिए इस क्षेत्र आर्यावर्त कहलाया। जम्बूद्वीप, हमारे देश में जामुन वृक्ष अधिक थे। बौद्ध ग्रंथ, अशोक शिलालेख में हिंदुस्तान, ईरान, पारसियों ने तिब्बत से शाकुहा बोलते थे। सिंधु नदी से हिंदू, अरबों ने स्थान लगाया और हिंदुस्तान बोला। इंडिया, दूसरे आक्रमणकारी ग्रीक, यूनानी, सिंधु नदी को इंडस से इंडिया। येंतु, चीनी लोगों द्वारा हिंदू से हिंदू। अजनाब वर्ष, अजनाब का वर्ष मनु के प्रियव्रत के पुत्र अग्नि, अग्नि के पुत्र अजनाब। ब्रह्मवर्त देश, जहाँ गृहस्थिति और सरस्वती नदी के बीच का देश। ब्रह्म ऋषि देश, गंगा यमुना दुआब क्षेत्र, ब्रह्मर्षि देश। मध्य देश, हिमालय से विंध्य तक का देश। सप्त सैन्य प्रदेश, वह क्षेत्र जहाँ सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियाँ तथा सरस्वती नदी बहती है। पाषाण काल, इतिहास का वह काल जहाँ मानव द्वारा पत्थर के औजारों का उपयोग किया गया। 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व। 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। आधार पाषाणिक उपकरण, पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल 7,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। मनुष्य शिकारी, खाद्य संग्राहक, पशुओं के बाद नदियों के किनारे निवास करता था। पूरा पाषाण काल, विभाजन का आधार पाषाणिक उपकरण थे। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल 25 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग 2 संस्कृति, चॉपर चॉपिंग, पेबल संस्कृति। पेबल का यूज मांस को कुचलने में, पेबल को एक साइड से पैना कर दिया तो चॉपर, दोनों तरफ धारदार चॉपिंग। इस संस्कृति को 1928 में DN भाटिया ने पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के सोहन नदी घाटी में खोज की। फादर ऑफ चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति DN भाटिया। यूपी मिर्जापुर बेलन घाटी से भी सोहन संस्कृति के साक्ष्य मिले। हस्तकुठार संस्कृति, हैंड एक्स कल्चर। क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित हस्तकुठार का उपयोग करने के कारण हस्तकुठार संस्कृति नाम खोज। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट, तमिलनाडु पल्लवरम से। 1864 में विलियम किंग ने और तमिलनाडु ब्रह्मपक्कम से हिमयुग भीमबेटका। हस्तकुठार संस्कृति को मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं। दक्षिण की संस्कृति, चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति उत्तर भारत की संस्कृति। चौधरा हिमाचल प्रदेश के चॉपर चॉपिंग पेबल उपकरण भी और हस्तकुठार उपकरण भी मिल रहे हैं। उत्तर की संस्कृति एवं दक्षिण की संस्कृति का मिलन बिंदु। मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। जेस्पर जर्ड फ्लिंट पत्थरों का उपयोग होने लगा क्वार्टजाइट की जगह। फलक औजार बनाए गए पत्थर की चिप से। पूरा पाषाण काल में कोर पत्थर से बनता था। महाराष्ट्र निवासा प्रवरा नदी किनारे फलक औजार मिले। HD सांकलिया ने मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहा। औजार क्लीवर, स्क्रैपर, पॉइंट, ब्यूरिन आदि। उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। पत्थर, जेस्पर जर्ड फ्लिंट। उपकरण औजार मुख्यतः 2 उपकरण बनाए। ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति भूला गया। यूपी लोहदा नाला इलाहाबाद में ब्लेड बेरिंग मिले। होमो सैपियंस मानव का उदय। चकमक पत्थर, मानव संस्कृति आग से परिचित हुआ। अस्त निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई लोहदा नाला से। प्रागैतिहासिक खोजों का जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट, पुरातत्वविद, भूगर्भविद। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व। पृथ्वी पर हिमयुग समाप्त हो गया और होलोशीन युग शुरू हो गया। पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा, बर्फ पिघलने लगी, परिणामस्वरूप नदियां बहने लगी, जिससे मृदा हरियाली, शाकाहारी जीव जंतु हो गए। पहली बार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया। पशुपालन का सच राजस्थान, भागौर, MP में नर्मदापुर, माधवगढ़। पहली बार अंत्येष्टि संस्कार का सच मध्य पाषाण काल में महदह, दमदमा, सराय नहर, प्रतापगढ़ यूपी। प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास इस काल में हुआ। धनुष, तीर, भाला, जानवर तेज फुर्तीले हो गए, वे दौड़कर नहीं पकड़ सकते। साक्ष्य महदह, दमदमा, सराय नहर, प्रतापगढ़ यूपी। मानव युद्ध का पहला साक्ष्य। उपकरण, माइक्रोलिथ पत्थर, जेस्पर जर्ड फ्लिंट। औजार बनाए गए। सूक्ष्म पाषाणिक उपकरण का उपयोग किया। तीर के आगे CL कार्लाइल ने 1867 में विंध्यन क्षेत्र में माइक्रोलिथ उपकरण खोजे। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है। फादर ऑफ मध्य पाषाण काल CL कार्लाइल। नवपाषाण काल 7,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। पॉलिश उपकरण चिकने कर लिए। पहली बार मनुष्य ने कृषि करना नवपाषाण काल में शुरू किया। बीज, जंगली पौधे प्रकृति से खाद्य उत्पादक बन गए। कृषि साक्ष्य लौहरा यूपी, मेहरगढ़ पाकिस्तान, बलूचिस्तान। जौ और गेहूं पहली बार मिला। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा प्रयागराज से मिला। नवपाषाण काल में सबसे पहले मनुष्य स्थायी निवास नहीं करता था, घुमंतु था, क्योंकि पशुपालन करता था चारागाह के लिए। पहली बार स्थायी निवास नवपाषाण काल में शुरू हुआ, क्योंकि मनुष्य कृषि करने लगा। साक्ष्य लौहरा यूपी, मेहरगढ़ पाकिस्तान, बलूचिस्तान। मृदभांड मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू। साक्ष्य चौपानी, मांडू यूपी, बीबी लालको। हस्त निर्मित मृदभांड OCP ऑर्क कलर पॉटरी, पेरू फर्नी, मृदभांड। कृषि उत्पादों को रखने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाए गए। पहिए का आविष्कार। नवपाषाणकालीन प्रत्येक जगह से पहिए के साक्ष्य। आग का नियंत्रित उपयोग शुरू। आग के बारे में उच्च पूरा पाषाण काल से जानते थे। नवपाषाणकालीन स्थल, बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर। वर्तावास, मानव कुत्ते को साथ में कब्र में दफनाने का साक्ष्य। गुफ्त कराल, जम्मू कश्मीर, यहाँ भी यही साक्ष्य। वर्तावास के चिरांद विहार, अस्त निर्मित आभूषण। पिकलीहल, संगनकलू, कर्नाटक, रागखेड़े। डॉक्टर प्राइम रोज ने 1842 में पॉलिश उपकरण खोजे, कर्नाटक के लिंग सुगर से। फादर ऑफ नवपाषाण काल डॉक्टर प्राइम रोज। 1860 में ली मेसुगर ने उत्तर प्रदेश की टोच नदी घाटी से कई नवपाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए। ताम्रपाषाण काल 3000 BC से 1000 BC। इस काल में मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार भी प्रयोग किए। पहली बार धातु का प्रयोग ताम्रपाषाण काल में। पहली धातु तांबा। पहले ताम्रपाषाण काल अस्तित्व में नहीं था। नवपाषाण काल के बाद सीधे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते थे। बीबी लाल स्टुअर्ट पिगट गार्डन चाइल्ड ने कहा कि नवपाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच ऐसा कोई समय रहा है जो मनुष्य ने धातु का प्रयोग किया। अधिशेष कृषि की। पहली बार गांव का विकास हुआ। पहली बार मकान का निर्माण हुआ। इस काल को उन्होंने ताम्रपाषाण काल कहा। ताम्रपाषाण काल के द्वारा बीबी लाल स्टुअर्ट पिगट गार्डन चाइल्ड ने दी। स्टुअर्ट पिगट की बुक प्री हिस्टोरिक इंडिया, गार्डन चाइल्ड की बुक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। इस काल में गांव का विकास हुआ। ग्राम की अवधारणा का विकास। गांव बसाने का कारण सुरक्षा। ग्रामीण संस्कृति। ताम्रपाषाण काल सबसे बड़ी तांबे की निधि मध्य प्रदेश तुर्क बालाघाट। कच्चे मिट्टी के मकान, सर्वप्रथम धातु का प्रयोग तांबा। विकसित वस्त्र उद्योग। पहली बार चौक, पहिए निर्मित मृदभांड, BRW ब्लैक रेड वेयर, काले लाल मृदभांड। ताम्रपाषाण काल का बंटवारा सिंधु घाटी सभ्यता को आधार बनाकर। पूर्व हड़प्पा ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति, सोथी संस्कृति और झूकर झाकर संस्कृति पाक सिंध में।
सिंधु घाटी सभ्यता शनु दरोज होकर झाकर संस्कृति हड़प्पा समकालीन ताम्र प्रसारकालीन संस्कृति बना शाहर संस्कृति आहड़ बलाथल गिलिंद गणेश्वर हड़पोत्तर ताम्र प्रासारणिक संस्कृति मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र चंदौली संस्कृति बनास आहड़ संस्कृति आहड़ ताम्रवती राजस्थान धूलकोट बलाथल बीएन मिश्र ने खोजा 1962-63 राजस्थान साक्ष्य बलाथल से तांबे की मिट्टी यौगिक मुद्रा में नरकंकाल योग का प्राचीनतम साक्ष्य नरकंकाल कुष्ठ रोग से मरा कुष्ठ रोग का प्राचीनतम साक्ष्य मिट्टी की दीवारों की किले बिंदी गिलिंद राजस्थान एकमात्र ताम्र प्रासारणकालीन स्थल जहां पक्की ईंट के साक्ष्य गणेश्वर राजस्थान मालवा संस्कृति यहाँ से सबसे अच्छे मृदभांड मिले हैं स्थल नवदाटली खरगोन हिरण सागर कायथा उज्जैन आगरा मंदसौर नागदा उज्जैन मालवा संस्कृति का पहला खोजा गया स्थल नवदाटोली जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र टोटीदार मृदभांड समाधान उत्तर से दक्षिण की ओर कलश समाधान नगरीय तथा ग्रामीण संस्कृति प्रमुख स्थल दामाबाद इनामगांव चांदोली पात्र परंपरा काल काले लाल चित्रित मृदभांड BRPW सिंधु घाटी सभ्यता गेरुवर्णी मृदभांड ओशीपी ऋग्वैदिक काल चित्रित धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक काल उत्तरी काले पॉलिसदार मृदभांड महाजनपद काल 1921 से पहले भारतीयों को काली और शबे लोग कहा जाता था, इसलिए उन पर लोग श्वेत लोग शासन करते थे। सामान्य जानकारी स्थल उद्गम नगर नियोजन समाज धर्म आर्थिक कला और संस्कृति पतन सिंधु घाटी सभ्यता के उपहार खोज 1826 में चार्ल्स मैसन ब्रिटिश आर्मी को छोड़ देता है। फिर पंजाब जाते वक्त हड़प्पा नामक स्थल पर एक टीले से उसकी बग्घी टकराई। बुक द नेटिव ऑफ वेरियस जर्नी में बताया कि भारत के पंजाब हड़प्पा नामक स्थल में कोई सभ्यता दबने 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में एसआई पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की एक श्रृंगी प्रश्न की मुहर मिली। 1856 में ब्रिटिश इंजीनियर जेम्स ब्रंटन विलियम ब्रंटन लाहौर कराची के बीच रेलवे लाइन बिछा रहे थे। ईंट के भट्टे नहीं मिल रहे थे, जबकि सभी के घर पक्की ईंट के बने थे। खुदाई से पक्की ईंट निकाली। 1857 का विद्रोह हो गया। 1921 एएसआई के अध्यक्ष जॉन मार्शल दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा में खनन करेंगे। खोज की दयाराम साहनी ने नामकरण जॉन मार्शल ने किया। जॉन मार्शल को सारे नगर सिंधु नदी के किनारे सिंधु की सहायक नदी के किनारे स्थित मिले, इसलिए उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। अन्य नाम कांस्य युगीन सभ्यता कांसे के प्राचीनतम साक्ष्य मिलने के कारण आदि ऐतिहासिक सभ्यता भाग चित्रात्मक लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। सिंधु सरस्वती सभ्यता सैटेलाइट से प्राप्त चित्र के कारण सरस्वती नदी का अस्तित्व स्वीकार किया गया। 80% सिंधु सभ्यता के नगर सरस्वती नदी के क्षेत्र में मिले। मेलुहा जिस समय भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी, इराक ईरान में मेसोपोटामिया दजला फरात नदी किनारे की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता का शहर अक्काड़ के राजा सारगोन का विलेख 2350 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया का व्यापार दिलमन बहरीन मागन मकरान तट मेलुहा सिंधु घाटी सभ्यता से होता था। अंतर्राष्ट्रीय कानून बना दिया गया कि पुरानी सभ्यता जिस जगह पर वो पहली बार मिले उसी जगह के नाम पर सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता सबसे वैद्य नाम मानव प्रजाति नॉर्डिक मंगोलियाड द्रविडियन प्रोटो ऑस्ट्राइड नीग्रो द्रविडियन भूमध्य सागरीय सबसे ज्यादा मिले। प्रोटो ऑस्ट्राइड मंगोलियाड अल्पाइन अब समाप्त हो चुकी है। सबसे ज्यादा बौद्धिक लोग ये 4 प्रजातियां मिली सिंधु घाटी सभ्यता से। क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर लगभग 13 लाख किलोमीटर। अफगानिस्तान का सोर्तगोई मुंडीगाग पाकिस्तान भारत में जम्मू कश्मीर हरियाणा पंजाब राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र यूपी आकार त्रिभुजाकार उत्तरी स्थल मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी खोज जगपति जोशी दक्षिणी स्थल दाइमाबाद महाराष्ट्र प्रवरा नदी खोज बीबी बोपालडीकर पूर्वी स्थल आलमगीरपुर यूपी हिड्डन नदी खोज यज्ञदत्त शर्मा पश्चिमी स्थल सुतकांगड़ और बलूचिस्तान दस्क नदी सिंधु की सहायक खोज ऑरेलस्टाइन पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर। काल निर्धारण जॉन मार्शल के अनुसार 3250 बीसी से 2750 बीसी मार्टिनर व्हीलर के अनुसार 2500 बीसी से 1500 बीसी C14 के अनुसार 2350 बीसी से 1750 बीसी सर्वमान्य एनसीईआरटी के अनुसार 2600 बीसी से 1900 बीसी। समकालीन सभ्यता मेसोपोटामियाई सभ्यता इराक ईरान दजला फरात नदी मिस्र की सभ्यता मिस्र नील नदी चीन की सभ्यता चीन पीली नदी होंगू हड़प्पाई स्थल हड़प्पा खोजा गया पहला स्थल 1921 में दयाराम साहनी ने खोज रावी नदी वर्तमान स्थित मोंटगोमरी पंजाब प्रांत पाकिस्तान रावी नदी साक्ष्य कुम्हार का चाक RH37 कब्रिस्तान विदेशियों की कब्र दुर्ग किलेबंदी पश्चिमी नगर और ऊपरी नगर शासक वर्ग रहता था पूर्वी नगर निचला नगर नोट हड़प्पा के दुर्ग को माउंट देवी बोला गया। 6 की पंक्ति में कुल 12 कमरे 18 वृत्ताकार चबूतरे जिन पर गेहूं जौ के साथ एवं 15 समय का आवास उर्वरता की देवी की मुहर पृथ्वी देवी की मुहर तांबे की इक्का गाड़ी खिलौना मोहनजोदड़ो अर्थ मृतकों का टीला सिंधु नदी सिंध का भाग खोज 1922 में राखलदास बनर्जी वर्तमान स्थित लड़काना जिला सिंधु प्रांत पाकिस्तान सिंधु नदी दाहिना तट अन्य नाम मृतकों का टीला प्रेतों का टीला सिंध का भाग साक्ष्य बृहद स्नानाकार आयताकार दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां लंबाई 11.8 मीटर चौड़ाई 7.01 मीटर गहराई 2.43 मीटर चारों तरफ पुरोहित आवास साथ में हवन कुंड चिकना करने के लिए चारकोल का उपयोग पानी निकालने के लिए 4 गड्ढे पक्की ईंट से बना धार्मिक महत्व। पशुपति की मुहर भैंसा गैड़ा हाथी बाघ नीचे 2 हिरण योग की मुद्रा में 3 मुख वाले पशुपति दाढ़ी वाले पुरोहित सेलखड़ी से निर्मित मंगोलियाड प्रजाति ध्यान की मुद्रा में आदि आंखें बंद काशे की नर्तकी की मूर्ति बृहद अन्नागार पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत बृहद सभागार चनुदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान सिंधु नदी बाईं तट खोज 1921 में NG गोपाल दास मजूमदार द्वारा नोट यहाँ किसी विभाग में दुर्ग के साथ प्राप्त नहीं हुए दुर्गीकरण का भाव झूकर झाकर संस्कृति के साथ मनके बनाने का कारखाना सौंदर्य प्रसाधन के साथ लिपस्टिक के कंघी काजल पाउडर कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने का साथ खिलौना बनाने का कारखाना टेराकोटा मिट्टी को पकाने के बाद की बैलगाड़ी कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले घग्गर नदी खोज 1953 में अमलानंद घोष द्वारा दोनों टीले अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से गिरे। साक्ष्य ऊंट कंकाल जुते हुए खेत अग्निकुंड अलंकृत ईंट लकड़ी की बनी नाली का एकमात्र साक्ष्य भूकंप का साक्ष्य एक मृण पट्टिका पर मनुष्य के साथ बकरी का चित्र बलि का साक्ष्य मिश्रित फसल के साक्ष्य। रोपड़ पंजाब रूपनगर सतलज नदी किनारे 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने खोज किया। आजादी के बाद खोजा गया पहला स्थल मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य लोथल 1954 में रंगनाथ राव गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर लघु हड़प्पा लघु मोहनजोदड़ो लोथल के दोनों भाग एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। साक्ष्य धान की भूसी चालाक लोमड़ी का चित्र अग्निवेदिका बंदरगाह गोदीवाड़ा फारस की मोहरे युगल समाधान एक ही कपल घोड़े की मृण मूर्ति सुकोदिता में घोड़े का कंकाल हाथी दांत का पैमाना मम्मी मॉडल तांबे की मुहर रगाई टैंक धौलावीरा सफेद कुआं गुजरात घग्गर नदी खोज 1968 में जगपति जोशी उत्खनन 1990 में रविंद्र सिंह बिष्ट धौलावीरा 3 भागों में बटा था। पत्थर के मकान मिलेंगे शैल स्थापत्य के प्राचीनतम साक्ष्य 710 अक्षरों वाली नेम प्लेट स्टेडियम का साक्ष्य सबसे अच्छी जल निकास प्रणाली 16 बड़े तालाब 2021 में भारत का 40वां स्थल यूनेस्को में शामिल बनावली 1973 में RS बिष्ट हिसार हरियाणा रंगोई नदी किनारे घग्गर बेल्ट शतरंज के साक्ष्य अच्छी किस्म के जौ का साक्ष्य जल निकास प्रणाली का अभाव मछली पकड़ने कांटा मिट्टी के हल्का खिलौना राखी गढ़ी हिसार हरियाणा घग्गर नदी 1969 में सूरजभान सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल रंगपुर 1954 में SR राव वर्तमान स्थिति कठियावाड़ गुजरात भादर नदी साक्ष्य चावल ज्वार बाजरा धान की भूसी सुरकोटेदा 1964 में जगपति जोशी कच्छ गुजरात सरस्वती नदी एकमात्र हड़प्पाई स्थल जहां घोड़े के जबड़े का कंकाल कुणाल 1974 में JP जोशी एवं RS बिष्ट हिसार हरियाणा घग्गर नदी टेराकोटा की मुहर चांदी के 2 मुकुट सूक्ष्म मोती के साक्ष्य अली मुराद पाकिस्तान एकमात्र ग्रामीण स्थल दाइमाबाद प्रवरा नदी के तट पर स्थित तांबे की बनी बैलगाड़ी कोट डीजी सिंध प्रांत पाकिस्तान उत्खनन फजल अहमद 1955 सिंध नदी किनारे यहाँ पत्थर से निर्मित घर एवं अग्र फगलब के साक्ष्य मिले रोज डीजी सौराष्ट्र गुजरात कच्ची ईंट के चबूतरे पक्की मिट्टी के मनके हाथी के अवशेष बालाकोट 1979 से 81 में जॉर्ज F डेल्स द्वारा उत्खनित खैबर पख्तून पाकिस्तान में स्थित कुन्हार नदी भगवानपुरा हरियाणा पुंतासी गुजरात में ताथल हरियाणा भिवानी 2 टीले मिले गुप्त सिक्के तांबे के 2 खिलाड़ी
भारी कच्ची ईंटों से निर्मित घर, देशलपुर भुज गुजरात, गणेरीवाला पंजाब पाकिस्तान, भगवतराव भरूच गुजरात। मांडी उत्तर प्रदेश सोने के रिंग टकसाल गए। जम्मू कश्मीर में मांडा चिनाब नदी, जगपति जोशी। पंजाब रोपड़ 1953 में यज्ञदत्त शर्मा। हरियाणा में बनावली 1975 में आर एस बिस्ट। राठीगढ़ 1969 में सूरज भान। कुणाल 2 चांदी के मुकुट। भगवानपुरा में ताथल। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर हेडर नदी, यज्ञदत्त शर्मा। मांडी सनौली। राजस्थान कालीबंगन 1953 में अमलानंद घोष घग्गर नदी। गुजरात में लोथल 1954 में रंगनाथराव भोगा नदी। धौलावीरा 1968 में जेपी जोशी, 1990 में रविंद्र सिंह बिस्ट। रंगपुर सुटकोटिदा 1964 जेपी जोशी। देशलपुर कुंदासी भगवतराव रोज दीजी। पाकिस्तान हड़प्पा मोहनजोदड़ो चंगदड़ो 1931 गोपाल दास मजुमदार। कोटी दीजी 1955 फजल अहमद अब्दुल फलक अली मुराद बालाकोट गनेरीवाला सत्तांगेडोर। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। नगर मकान सड़कें जल निकास प्रणाली। नगर सामान्यतः हड़प्पाई नगरों को 2 भागों में बांटा जा सकता था, पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर। पश्चिमी नगर छोटा और ऊंचा होता था जो सुरक्षा प्राचीर से घिरा होता था, जबकि पूर्वी नगर बड़ा व निचला होता था। पश्चिमी नगर में संभवतः शासक वर्ग निवास करता था, तो वहीं पूर्वी नगर में साधारण या आम लोग निवास करते थे। अपवाद धौलावीरा 3 भागों में बटा था। चनुगढ़ों में सुरक्षा प्राचीर का अभाव, कालीबंगन में अलग अलग सुरक्षा प्राचीर, लोथल दोनों भाग को एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा था। मकान भवन समानता मकानों का निर्माण पक्के ईंटों से निर्मित, जिनका अनुपात 4-2-1। प्रत्येक मकान में 2-3 कमरे, एक आंगन, एक शौचालय, स्नानागार, रसोई घर मिल रहे हैं। मकान समानता 1 मंजिला बहुमंजिला थे। सभी मकानों को मुख्य दरवाजे सड़क की ओर न खुलकर गली की ओर खुलते थे। अपवाद लोथल एकमात्र हड़प्पाई नगर है जिसके घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। सड़क समानता सड़कों का निर्माण कच्चे ईंटों से होता था। सड़क उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी, जिससे ऑक्सफोर्ड चौराहे बनते थे। सड़कें ग्रिड नुमा संरचना का निर्माण करती थी। अपवाद मोहनजोदड़ो का राजपथ पक्की ईंटों का बना था। जल निकास प्रणाली। हड़प्पाई नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से होता था, जिन्हें समानता पत्थर या ईंटों से ढका जाता था। घरों का जल सहायक नालियों के माध्यम से मुख्य नालियों में छोड़ा जाता था और मुख्य सड़क के समानांतर नगर के बाहर किसी नदी या तालाब में मिल जाती थी। नालियों की सफाई के लिए ढक्कन युक्त मेन होल होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। वर्ग विभाजन, समाज की प्रकृति, महिलाओं की स्थिति, बहुजातीय समाज, शिक्षित एवं शांतिप्रिय समाज, महिलाओं की स्थिति विषमतामूलक समाज, बहुत प्रजाति समाज, खान पान और वस्त्र आभूषण, मनोरंजन के साधन, अंत्येष्टि संस्कार। वर्ग विभाजन। पुरोहित वर्ग मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले पुरोहित के साथ। योद्धा वर्ग उत्खनन से हथियार मिले। व्यापारी वर्ग मोहरों के साथ दूसरी सभ्यताओं के। श्रमिक वर्ग बृहद स्नानागार, बृहद अन्नागार इन्हें बनाने के लिए श्रमिक रहे होंगे। समाज की प्रगति। उत्खनन में मात्र देवी की मूर्तियों की अधिकता, जिससे समाज मात्र सत्तात्मक रहा होगा। एकल मात्र देवियों की मूर्तियां। विकसित व्यापार था, जिससे युद्ध कम होते थे, इसलिए पुरुषों की कम आवश्यकता, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। बहुप्रजातीय समाज। हड़प्पाई उत्खनन से द्रविडियन, प्रोटो-ऑस्ट्रालाइड, मंगोलियाड और अल्पाइन प्रजाति मिली, जिससे हड़प्पाई समाज बहुप्रजातीय था। शिक्षित एवं शांतिप्रिय समाज। लिपि और विकसित व्यापार होने के कारण लोग शिक्षित एवं हथियार कम मिलने के कारण शांतिप्रिय समाज था। विषमतामूलक समाज। कुछ कब्रों में सोने के आभूषण, जबकि कुछ कब्रों में मिट्टी के आभूषण। नगर पश्चिमी व पूर्वी भागों में बटा था। पश्चिमी नगर में वे लोग रहते थे जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी थी, जबकि पूर्वी नगर में आम लोग निवास करते थे। खान पान शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी गेहूं, चना, चावल, जौ के साथ, मांसाहारी भेड़, बकरी, मछली, जले हुए दांत का निशान। वस्त्र आभूषण। सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र के साथ, लोथल से सूती कपड़े में लपेटा हुआ चाकू, मूर्तियों को ऊनी वस्त्र पहने हुए। सबसे पहले कपास की खेती सिंधु घाटी सभ्यता में हुई, इसलिए यूनानियों ने कपास को सेंडन कहा। चनुगढ़ों से मन के बनाने कारखाने, मन के आभूषण बनते हैं। यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पाई आभूषण प्रेम सौंदर्य प्रीति, मनोरंजन के साधन, पशु युद्ध, शिकार करना, शतरंज, साक्ष्य, मछली पकड़ना। अंत्येष्टि संस्कार। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण हड़प्पा से, दाह संस्कार मोहनजोदड़ो से साक्ष्य। निष्कर्ष। विषमतामूलक समाज होने के बाद भी हड़प्पाई समाज में कोई सामाजिक प्रवृत्ति नहीं थी, जो वर्तमान समाज के लिए आदर्श समाज की भूमिका अदा करता है। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। प्रकृति पूजक। कालीबंगन, लोथल, मोहनजोदड़ो से अग्नि पूजा का साक्ष्य। हड़प्पा साक्ष्य उर्वरता देवी। पशुपति पूजा। मोहनजोदड़ो से पशुपति मुहर। मातृ देवी पूजक, मातृ देवियों की मूर्तियां। लिंग योनि पूजक, टेराकोटा लिंग व योनि मिले। जादू टोने में विश्वास। हड़प्पा से प्राप्त शिशु समाधि में ताबीज मिले। बलि की परंपरा। कालीबंगन से साक्ष्य। परलोक में विश्वास, अंत्येष्टि में सामग्री मिली। योग में विश्वास। दाढ़ी वाले पुरोहित, पशुपति मुहर, दोनों में योग की मुद्रा। इंट्रोडक्शन। सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक स्थलों का अभाव है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन को समझने के लिए हम पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है, जो इस प्रकार है। निष्कर्ष। उपरोक्त तथ्यों के अध्ययन के बाद सैंधववासी बहुदेववादी एवं प्रकृति पूजक थे। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन। कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, विनिमय का माध्यम यातायात। कृषि। ज्यादातर हड़प्पाई नगर नदियों के किनारे थे, जिससे कृषि योग्य जलोढ़, मिट्टी उर्वरा, मिट्टी उपलब्ध थी। इससे कृषि उत्पादन अच्छा होता था। साक्ष्य। हड़प्पा से जौ और गेहूं, लोथल से चावल, कालीबंगन से जुटे हुए खेत, बनावली से हल्के खिलौने का साक्ष्य इत्यादि साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पाई कृषि कार्य में दक्ष थे। नोट। सर्वप्रथम कपास की खेती कृषि सिंधु घाटी सभ्यता में हुई, इसलिए यूनानियों ने कपास को सेंडन कहा। पशुपालन। उत्खनन से प्राप्त पशुओं के कंकाल एवं मुहरों पर पशुओं के आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पाई पशुपालन भी करते थे। मुख्य पशु बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, गधा इत्यादि। गाय को उनके जीवन में महत्व नहीं रखती थी। अगर रखती होती थी कृषि न कृषि मुहर में गाय का चित्र क्यों मिलता। गाय पालते भी नहीं थे, क्योंकि उत्खनन में गाय का कंकाल कहीं नहीं मिला। उद्योग। मन का निर्माण उद्योग। चनुगढ़ सौंदर्य प्रसाधन उद्योग। चनुगढ़ मृद भांड निर्माण, बीआरपीडब्ल्यू चाक निर्मित, काले लाल चित्रित मृद भांड। धातु शिल्प, मुहर निर्माण, मुहर टेराकोटा धातु, सर्वाधिक खिलौना निर्माण, वस्त्र उद्योग, सूती ऊनी, सेल खड़ी मुहर, वर्ग आयताकार मुहर। व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता से विदेशी मुहरों का मिलना। विदेशी समकालीन सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों का मिलना। सारगनोप्लेट में कहा गया कि मेसोपोटामिया का बिहार, दिलमन, मागध, मेलुहा सिंधु घाटी सभ्यता से होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में बाह्य एवं आंतरिक व्यापार दोनों प्रचलित थे। समानता व्यापार खाता सिंधु घाटी सभ्यता के पक्ष में रहता था। विनिमय का माध्यम। वस्तु विनिमय के प्रयोग के आधार पर व्यापार होता था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था। यातायात के साधन। जल मार्ग, नाव, स्थलीय मार्ग, बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी। निष्कर्ष। उपरोक्त तथ्यों के अध्ययन के पश्चात कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सभी आर्थिक गतिविधियां समृद्ध थी, जिसने कहीं न कहीं भारत की पहली नगरीय सभ्यता का आधार तैयार किया। सिंधु घाटी सभ्यता की कला व संस्कृति। स्थापत्य कला, वास्तुकला, इमारती संरचना, मूर्ति कला, मुहर निर्माण कला, मृद भांड निर्माण कला, मन का निर्माण कला, लिपि। स्थापत्य कला। हड़प्पाइयों ने इमारतों के निर्माण में समानता पक्की ईंटों का प्रयोग किया। इमारतें एक मंजिला से लेकर बहुमंजिला तक मिली हैं। उदाहरण मकान मोहनजोदड़ो। हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार, मोहनजोदड़ो से स्नानागार, धौलावीरा से प्राप्त स्टेडियम। स्थापत्य कला में ज्यामिति एक निश्चित आकार का उपयोग किया गया। मूर्ति कला। टेराकोटा की मूर्तियां, धातु की मूर्तियां, सेलखड़ी की मूर्तियां। मोहनजोदड़ो से सेलखड़ी से निर्मित दाढ़ी वाले पुरोहित की मूर्ति, कांचे की नर्तकी की मूर्ति। नोट। हड़प्पाई मूर्ति निर्माण में लुप्त मोमी विधि का प्रयोग करते थे। मुहर निर्माण कला। सेलखड़ी की मुहर, धातु की मुहर, टेराकोटा की मुहर। मोहनजोदड़ो से पशुपति की मुहर, हड़प्पा से उर्वरता देवी की मुहर, लोथल से तांबे की मुहर, फारस की मुहर। विशेषता समानता मुहरों का उपयोग व्यापार में होता था। मृद भांड निर्माण कला। हड़प्पाई चाक निर्मित काले लाल चित्रित मृद भांड बीआरपीडब्ल्यू का निर्माण करते थे। मन का निर्माण कला। टेराकोटा धातु व सेलखड़ी के मन के बनाए जाते थे। साथ चनुगढ़ मन के बनाने के कारखाने। लिपि। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उसे लिपि कहते हैं। हड़प्पाई लिपि भाव चित्रात्मक है, जब अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए। इस सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। हड़प्पन लिपि ब्लू स्टोव फेदर लिपि में लिखी जाती थी, दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं। अक्षरों की संख्या 250 से 400। मूल चिन्ह 64। ये चिन्ह बार बार प्रयोग किया गया। यह लिपि अपठनीय है। एल ए बैडल ने 1925 में पहली बार हड़प्पाई लिपि को पढ़ने का सफल प्रयास किया। सबसे ज्यादा मछली के चित्र का उपयोग। नगरीय तत्व, गैर कृषक जनसंख्या, बस्तियों का आकार, लिपि, संस्कृति विविधता, रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताएं, शवाधान पद्धति, बहुजातीय समाज, बहुप्रजातीय समाज, नगर नियोजन, बाह्य व्यापार।
सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव, मेसोपोटामियाई उत्पत्ति का सिद्धांत, आर्यों के द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत, द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत, देशीय उत्पत्ति का सिद्धांत। मेसोपोटामियाई उत्पत्ति का सिद्धांत, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, डीडी कोसाम्बी, स्टुअर्ट पिगर्ड ने कहा, या तो मेसोपोटामिया वाले खुदाई उनके विचार है और उन्हीं चारों का आधार बनाकर भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ। पश्चिमी मत, हड़प्पाई अन्नागारों में और मेसोपोटामिया के अन्नागारों में सहतीर की लकड़ी का प्रयोग, दोनों सभ्यताओं में नगर नियोजन था, दोनों सभ्यताओं में लिपि और मुहर का उपयोग हुआ। खंडन, मेसोपोटामिया में जिगुएट्स मंदिर मिले जबकि हड़प्पा में मंदिरों का अभाव। मेसोपोटामियाई लिपि कीलाच्छा है जबकि हड़प्पाई लिपि भाव चित्रात्मक है। मेसोपोटामियाई मुहर बेलनाकार है जबकि हड़प्पाई मुहर वर्गाकार या आयताकार है। मेसोपोटामिया में मकान का निर्माण कच्ची ईंटों से जबकि हड़प्पा में मकान का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है। आर्यों द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत, रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप में बोला सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य हैं। पश्चिमी तरफ दोनों की भौगोलिक संरचना सप्त सैन्य प्रदेश में थी। हड़प्पाई नगर जिन नदियों किनारे हैं उन नदियों का उल्लेख आर्यों की प्रथम पुस्तक ऋग्वेद में मिलता है, दोनों ही अपनी पूजा की। खंडन, हड़प्पाई समाज मातृ शतात्मक था तथा ऋग्वैदिक समाज पितृ शतात्मक था। समाज में अंतर, आर्य घोड़ा और लोहा से परिचित थे जबकि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े व लोहे का अभाव था। आर्यों की ग्रामीण सभ्यता थी जबकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत, राखलदास बनर्जी ने कहा सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। पश्चिमी मत, हड़प्पाई उत्खनन में द्रविड़ नर कालों का ज्यादा मिलना, हड़प्पाई समाज व द्रविड़ समाज मातृ शतात्मक है। हड़प्पाई लिपि व द्रविड़ लिपि में समानता, धार्मिक समानता, जल पूजा, लिंग पूजा आदि। खंडन, भारत की पहली द्रविड़ संस्कृति महापाषाणिक सभ्यता है जिसे घोड़े व लोहे की जानकारी प्राप्त होती है। महापाषाणिक सभ्यता रीवा शिवनी जबकि हड़प्पा सभ्यता में दोनों का अभाव है। महापाषाणिक सभ्यता ग्रामीण थी जबकि हड़प्पा सभ्यता नगरीय थी। देशीय क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत, अमलानंद घोष, आर एल मुगल, रोमला थापर ने कहा हड़प्पा सभ्यता से पहले जो ग्रामीण संस्कृति थी उन्हीं का क्रमिक विकास हुआ, नगरों का रूप लिया। सोथी, कालीबंगन, झुकर झाकर, चन्नूदड़ो, आमरीनाल, मोहनजोदड़ो, ईरानी, बलूची, सुत्तांगेड़ो। निष्कर्ष, भारत के ज्यादातर नगरों का उदय गांव से हुआ था। देशीय उत्पत्ति का मत सर्वाधिक मान्य है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, आकस्मिक पतन, क्रमिक पतन। आकस्मिक पतन में बाढ़, आर्यों का आगमन, महामारी। क्रमिक पतन में परिस्थिति का संतुलन, नदी मार्ग में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। बाढ़, जॉन मार्शल, रंगनाथ राव मैकी। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो से 7 बार बाढ़ के साथ रेत की परत, रंगनाथ राव ने लोथल से बाढ़ के साथ प्राप्त किया, अर्नेस्ट मैके ने चन्नूदड़ो से बाढ़ के साथ प्राप्त किया। खंडन, 2-4 नगर बाढ़ से समाप्त हो सकते हैं लेकिन पूरी सभ्यता बाढ़ से समाप्त नहीं हो सकती। आर्यों का आगमन, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगर्ड और गार्डन चाइल्ड। मोहनजोदड़ो से 26 नर कंकाल घर घर हथियार के कहा, उल्टे सीधे कहीं भी सीढ़ियों में पड़े कंकाल। हड़प्पा से 37 कब्रिस्तान। आर्यों की ऋग्वेद के नेतृत्व में आर्यों ने हरयूपिया नगर पर आक्रमण करके वहां के किलों को तोड़कर पुरंदर किला। इन लेखकों ने कहा कि हरयूपिया हड़प्पा रहा हो। खंडन, C14 विधि ने बताया कि सिंधु सभ्यता का पतन 1750 बीसी में हुआ जबकि आर्यों का प्रवेश 250 वर्ष बाद 1500 बीसी में आया। महामारी, जॉन कैनेडी। मोहनजोदड़ो, नर कंकाल, मलेरिया का साक्ष्य। खंडन, अगर मलेरिया से पूरी सभ्यता समाप्त होती तो और नर कंकाल से मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त होते। क्रमिक पतन, पारिस्थितिकी असंतुलन, फेयर सर्विस। हड़प्पाई नगरीकरण की होड़ में बड़ी मात्रा में वनों को काटा और जब वन समाप्त हो गए तो वर्षा की दर कम हो गई जिससे कृषि उत्पादन कम हुआ, जिससे उद्योगों का पतन हुआ। उद्योगों का पतन हुआ तो व्यापार समाप्त हो गए, आर्थिक गतिविधियां मंद हो गई जिससे नगर अपना नगरीय स्वरूप खो बैठे और धीरे धीरे लोगों ने यहाँ से पलायन किया। नदी मार्ग में परिवर्तन, माधा स्वरूप वत्स एचटी लंबारी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था पर अब नहीं बहती, 34 किलोमीटर दूर हो गई। हड़प्पा रावी के किनारे था लेकिन रावी नदी हड़प्पा से दूर बहती है। पहले सतलज और यमुना सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। यह सतलज ने अपने प्रवाह को बदलते हुए सिंधु की सहायक बन गई और यमुना नदी गंगा नदी की सहायक बन गई। इस वजह से सरस्वती नदी समाप्त हो गई जिसके किनारे सिंधु सभ्यता के 80% नगर थे जिससे नगरों का पतन हो गया। जलवायु परिवर्तन, ऑरेल स्टाइन, एएन घोष। उत्तर पश्चिम से मानसून उत्तर पूर्व में चले गए जिससे लोग भी पूर्व की ओर चले गए। उत्तर पश्चिम में 900 साल का सूखा, पर्याप्त पानी नहीं गिरा, जलवायु परिवर्तन से लोगों ने पलायन किया। निष्कर्ष, सभ्यता के पतन में कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं था, सभी कारकों ने समान रूप से सभ्यता के पतन में भूमिका निभाई, हालांकि क्रमिक पतन के कारण ज्यादा मान्य है। हड़प्पाइयों की भारत को देने प्रभाव, आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव, सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव, धार्मिक क्षेत्र में प्रभाव, कला संस्कृति, विज्ञान और तकनीकी, चिकित्सा, लोथन, कालीबंगन। आर्थिक क्षेत्र में योगदान, कृषि, हल का प्रयोग। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार बनावली हरियाणा से मिट्टी के बने हल्का साच मिला जिसका प्रयोग कृषि उत्पादन में किया जाता था। फसल चक्र, इस काल के लोग एक साथ 2 फसलों का उत्पादन करते थे जो आगे चलकर फसल चक्र के रूप में दिखाई पड़ता है। कपास उत्पादन, भारतीय उपमहाद्वीप में कपास का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। पशुपालन, कुबर वाला सांड, भेड़, बकरी आदि प्रमुख पशु थे किंतु संभवतः घोड़े से हड़प्पा वासी परिचित थे। गधे एवं ऊंट का उपयोग बोझा ढोने में करते थे जो वर्तमान में भी भारत की सड़कों पर दिखाई पड़ते हैं। व्यापार, इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी उन्नत व्यापार व्यवस्था जिससे तत्कालीन समय में नए मार्गों की जानकारी खोज हुई। व्यापार जल व स्थल दोनों मार्गों से संचालित होता था जो भारतीय उपमहाद्वीप में आगे के कालखंडों में भी प्रचलित था। उदाहरण, फारस की खाड़ी वाला व्यापारिक मार्ग। सामाजिक क्षेत्र में योगदान, वर्ण व्यवस्था, सामाजिक जीवन में हम चातुर्वर्ण व्यवस्था के भी सैन्य सभ्यता में बातें हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर विद्वानों ने सैन्य समाज को 4 वर्णों में बांटा था, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी तथा शिल्पकार और श्रमिक। इन्हें हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का पूर्वज कह सकते हैं। महिलाओं की स्थिति, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी वर्ण मूर्तियों से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका परिवार मातृ शतात्मक था जो वर्तमान महिला सशक्तिकरण की ओर इंगित करता है। धार्मिक क्षेत्र में योगदान, हड़प्पाई लोगों की कई सारी धार्मिक मान्यताएं आगे चलकर हिंदू धर्म में घुल मिल गई। इसके लिए हिंदू धर्म बहुत हद तक हड़प्पाई धर्म का ऋणी है। मातृ देवी की उपासना, पशुपति शिव की उपासना, वृक्ष पूजा, स्वास्थ्य पूजा, अग्नि पूजा, जल पूजा, योग एवं परलोक की अवधारणा तथा तंत्रवाद का विकास आदि। हड़प्पाई कला का योगदान, स्थापत्य कला, हड़प्पा सभ्यता की विकसित नगर निर्माण योजना ने परवर्ती काल में नगरीय संरचना के स्वरूप से प्रभावित किया जिसकी विशेषताएं आज की स्मार्ट सिटी प्लान में कहीं न कहीं परिलक्षित होती दिखाई पड़ती। मूर्तिकला, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न मुहरों से तांबे तथा कांसे से निर्मित मानव एवं पशु मूर्तियां मिली हैं। कांस्य मूर्तियों के निर्माण में विशेष तकनीक का उपयोग किया गया जिसे रवि मोमिदी के नाम जाना जाता है। वर्तमान में सूर्य का प्रयोग करके नटराज की मूर्ति बनाई जाती है। तकनीक तथा वैज्ञानिक ज्ञान में योगदान, गणित एवं मापन पद्धति, हड़प्पा सभ्यता की खोज ने साबित कर दिया कि हड़प्पाई लोग अंकमाला से परिचित थे। वे अपनी गणना में 16 उनके गुरुत्व का प्रयोग करते थे। मापन प्रणाली में हड़प्पाई लोग फीट एवं क्यूबिक का प्रयोग करना जानते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा लोथल से क्रमशः सीप, तांबे एवं हाथी दांत के बने स्केल मिले हैं। उसी प्रकार वे पत्थर से निर्मित तौल की प्रणाली का भी उपयोग करते थे। चिकित्सा क्षेत्र, कालीबंगा एवं लोथल से 2 ऐसे शिशु नर कंकाल मिले हैं जिनके कपाल खंड पर चिकित्सा का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा से प्रस्तर की 2 ऐसी मानव मूर्तियां मिली हैं जिनसे शरीर संरचना का ज्ञान मिलता है। ज्यामिति ज्ञान, हड़प्पाई लोग मानक, माप, बाट तथा मोहरों का उपयोग, साथ ही धातु की ढलाई पद्धति का ज्ञान, इन सभी का लाभ आगे की पीढ़ी को मिलता रहा। निष्कर्ष, हड़प्पाइयों की सुव्यवस्थित नगर निर्माण योजना, कृषि में नए फसलों का प्रयोग, सामाजिक क्षेत्र में बदलाव, धार्मिक क्षेत्र की मान्यताएं, साथ ही कला व वैज्ञानिक क्षेत्र में अनोखे प्रयोग आगे की सभ्यताओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में प्रेरित करती है। वैदिक सभ्यता, वैदिक काल 1500 बीसी से 600 बीसी। इस काल की जानकारी वैदिक साहित्य से मिली इसलिए वैदिक सभ्यता कहा गया। वैदिक साहित्य वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत। वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी। और ऋग्वैदिक काल की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद, इसलिए ऋग्वैदिक काल साहित्य के स्रोत ऋग्वेद, पुरातात्विक स्रोत भोगाज, कोई अभिलेख, कस्य अभिलेख, यजुर्वर्णी, मृदुभांड, कस्य अभिलेख, ईरान। उत्तर वैदिक काल के जानकारी के स्रोत यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। साहित्य के स्रोत 3 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। पुरातात्विक स्रोत चित्रित, भूषण, नंद, भान, पीडब्ल्यू। वैदिक सभ्यता के निर्माता स्वयं को आर्य बोलते थे। आर्य संस्कृत शब्द अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन, शुद्ध रक्त के भाषाई समूह, इंडो यूरोपीय भारूपीय भाषा समूह के लोग। इंडिया प्लस यूरोप की जिन भाषाओं में समानता है उन्हें एक ही समूह का कहा जाता है। संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन। संस्कृत में पितृ, लैटिन में पैटर, जर्मन में पटर, अंग्रेजी में फादर। संस्कृत में पाप को सिन, अंग्रेजी में सिन। संस्कृत में सर्प, इटालियन में सर्पेंट। तुर्की के एशिया माइनर के पठार में बोगाज कोई अभिलेख 1400 बीसी कसी अभिलेख में लिखा, यानी आर्यों की एक शाखा भारत की ओर आई। आर्यों का मूल निवास स्थान, आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत, यूरोपीय उत्पत्ति का सिद्धांत, उत्तर ध्रुव आर्कटिक क्षेत्र उत्पत्ति का सिद्धांत, उत्पत्ति का सिद्धांत, मध्य एशिया उत्पत्ति का सिद्धांत, सर्वमान्य। यूरोपीय उत्पत्ति का सिद्धांत, जर्मनी पैंकहर्ट के अनुसार
जर्मन और आर्यों की शारीरिक बनावट में समानता। जर्मन भाषा भारूपीय समूह की है। शारीरिक बनावट में भूरे बाल। हंगरी डेन्यूब पी गर्ल्स के अनुसार आर्य हंगरी की डेन्यूब घाटी से संबंध रखते थे। साथ ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों, झीलों, पहाड़ों, गाय, घोड़ा, बैल, जौ, गेहूं, कुत्ता ये हंगरी की डेन्यूब घाटी में मिलते हैं। दक्षिणी रूस गार्डन चाइल्ड नहरिंग के अनुसार साउथ रूस में बोली जाने वाली भाषा फिनो उक्रियन ये भारूपीय समूह की भाषा है। दक्षिण रूस में खनन में रथ, घोड़े के कंकाल GW चित्रित धूसर मृदभांड मिलते हैं। उत्तरी ध्रुव की उत्पत्ति का सिद्धांत। बाल गंगाधर तिलक की बुक द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस ऋग्वेद में लिखा है कि उषा एक ऐसी ऊंचाई जो लंबे समय तक चलती रही, एक ऐसी रजनी आई जो लंबे समय तक चलती रही। लंबे समय का दिन और लंबे समय की रात ध्रुवों में संभव है। ऋग्वेद में सुमेरु पर्वत का उल्लेख जिसमें 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत। सप्त सैंधव क्षेत्र। डॉक्टर अविनाश चंद्र आर्य ने सप्त सैंधव क्षेत्र को देवप्रत योनि कहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि सप्त सैंधव क्षेत्र ही उनकी मातृभूमि थी, इसलिए उन्होंने इसे देवप्रत योनि कहा। एलडी कल्लर जम्मू कश्मीर, राजवली पांडे मध्य देश, पंडित गंगानाथ झा ब्रह्मार्षि देश, दयानंद सरस्वती तिब्बत, सत्यार्थ प्रकाश। मध्य एशियाई उत्पत्ति का सिद्धांत। प्रोफेसर मैक्स मूलर सर्वमान्य मत। मध्य एशिया के स्टेपी घास के मैदान में बुक द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, द लेक्चर ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेज, इन दोनों बुक्स में मैक्स मूलर ने आर्यों को मध्य एशिया का कहा है। मध्य एशिया में जो स्टेपी घास के मैदान है, इन क्षेत्रों में आर्य पशुचारकों के रूप में रहा करते थे। यहाँ से निकलकर तुर्की आए, जहाँ बोगाज कोई अभिलेख से जानकारी मिलती है। फिर वहीं से आर्यों की एक शाखा यूरोप चली गई और एक शाखा ईरान है, जिसकी जानकारी ईरान के कस्सी अभिलेख से मिलती है। बोगाज कोई अभिलेख में 4 देवताओं का नाम इंद्र, मित्र, वरुण, आशात्य। कस्सी अभिलेख में लिखा है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत की ओर आई। ऋग्वेदिक काल पुरातात्विक साक्ष्य। बोगाज कोई अभिलेख, कस्सी अभिलेख। बोगाज कोई अभिलेख तुर्की एशिया मान्य का पठार 1400 BC। जानकारी हित्ती कबीला और मितन्नी कबीला। ये दुआ इसके बाद इनके भी संधि ने एक अभिलेख खुदा, इसमें 4 देवताओं के नाम लिखा है। इंद्र, देव, मित्र, संधि का देवता वरुण, ऋतस्य गोपन, आशात्य, अश्विनी कुमार, संकट का देवता, देवताओं का चिकित्सक। इसमें लिखा है कि हम इन 4 देवताओं को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं कि एक दूसरे के क्षेत्र में आक्रमण नहीं करेंगे। कस्सी अभिलेख ईरान 1600 BC पुराना। जानकारी ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत की ओर गई है। ऋग्वेद, ऋग, धनवेद। वेद संस्कृत के वेद शब्द से बना जिसका मतलब ज्ञान को जानना। वेदों की संख्या 4। संस्कृत भाषा में लिपि ब्राह्मी। वेदों के संकलन करता वेद व्यास कृष्ण देवपान। वेदों के अन्य नाम श्रुत, सुनना, नित्य। वैदिक ज्ञान में कभी त्रुटि नहीं आएगी, हमेशा अमर रहेगा। अपौरुषेय रचना देवताओं ने की। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद त्रय ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। देवताओं परलोक से संबंधित तीनों। अथर्ववेद इहलोक पर आधारित। ऋग्वेद सबसे प्राचीन। ऋग ऋचा मंत्र प्लस वेद मंत्रों की पुस्तक। पाठ करता होत्र या होता। 10 मंडल 1028 सूक्त 10,580 ऋचा। उपवेद आयुर्वेद। सुश्रुत आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद मानते हैं। रचयिता प्रजापति। ऋग्वेद की शाखाएं शाकल, वाशकल, आश्वलायन, सांखायन, मांडव्य। पहला मंडल मृद छंदा कर्ण अग्निदेव को समर्पित। दूसरा मंडल गृहस्थ सम्मत आर्यों तथा अनार्यों की चर्चा। अनार्यों को शिशन देवा लिंग की पूजा करने वाला, मृदवाक अपरिचित भाषा बोलने वाला। अदेव्यु आर्यों को देवताओं को नहीं मानते। अव्रत वैदिक व्रतों का पालन न करने वाले। दस्यु दास अयज्वन वैदिक यज्ञों को नहीं करते। अंश चपटी नाक वाले। तीसरा मंडल विश्वामित्र गायत्री मंत्र सवित्र सविता सूर्य की पत्नी को समर्पित। गायत्री मंत्र का प्रयोग अनार्यों को और बनाने में। चौथा मंडल वामदेव कृषि की चर्चा 24 बार आया कृषि शब्द। पांचवा मंडल अत्रि भजन 87 सूत्र की चर्चा। छठवां मंडल भरद्वाज इंद्र ने हरियुपिया के किलों को तोड़कर पुरंदर कहलाया। सातवां मंडल वशिष्ठ दशहरा के युद्ध का वर्णन। भरत कबीला के राजा सुदास पुरोहित विश्वामित्र नया पुरोहित वशिष्ठ को बनाया सुदास ने। विश्वामित्र ने 10 कबीले इकट्ठा किए। 5 आर्य 5 अनार्य कबीले। 5 आर्य अनु, ध्रुव, पुरु, यदु, दुर्गुष, पंचजन। 5 अनार्य अलिन, पंथ, भलानस, शिव, विषाणिन। परशुनी रावी नदी भरत कबीले के पास से निकलती थी। विश्वामित्र ने परशुनी नदी पर बांध बनाकर नदी का प्रवाह मोड़ दिया ताकि भरत कबीले को पानी नहीं मिले। सुदास नाराज होकर अपनी पूरी सेना लेकर परशुनी नदी के किनारे 10 कबीलों को हराकर भरत कबीला जीत गया। 8वां मंडल कर्ण और अंगिरस की चर्चा। 9वां मंडल पवमान सोम देवता वनस्पति हर्ष उल्लास के देवता। 10वां मंडल बिंदा इंद्र सची मित्र पुरुष सूक्त नदीय सूक्त पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण भुजाओं से क्षत्रिय जंगा से वैश्य पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। पूर्व उर्वशी संवाद यम यमी संवाद की चर्चा। नादीय सूक्त 41 से 42 नदियों का उल्लेख। नदीय सूक्त में 19 नदियों का उल्लेख। सिंधु नदी, हिरण्य नदी, सोना, सरस्वती नदी, माती तमा, देवी तमा, नदी तमा, वाक देवी, वाणी की देवी, आर्यों की सबसे पवित्र नदी। अश्कनी, चिनाब, विपाशा, व्यास, शतुद्री, सतलज, परशुनी, रावी, वितस्ता, झेलम, गोमती, गोमल, स्वास्तु, स्वात, कुर्म, कुर्रम, कुभा, काबुल। सबसे ज्यादा उल्लेख सरस्वती नदी 72 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार, गंगा का उल्लेख 1 बार। अघन्या गाय ना मारे जा सकने योगमाण उड़द गौहंता अतिथि अविष्ट युद्ध गाय की खोज में। दुहिता पुत्री दुहित्र पुत्र गव्यतु दूरी गौधूली शाम लांगल हल सीता हल्की नाली मोर काल में सीता सरकारी भूमि। गोधूम गेहूं डीही चावल यव जौ खिल पशुचारण योग्य भूमि। उर्वरा जाल भूमि। इंद्र के लिए 250 सूक्त, वरुण के लिए 30, अग्नि के लिए 200 सूक्त। हिमालय की चोटी हिमवंत मुजवंत शिलावंत धन व मरुस्थल। 4 समुद्रों की जानकारी ऋग्वेद से। अपर पूर्व सारस्वत सरयाणावत अस्तोमा सद्गमय भी ऋग्वेद में। भौगोलिक स्थिति उत्तर में हिमालय तक, दक्षिण में राजस्थान मरुस्थल तक, पश्चिम में अफगानिस्तान तक, पूर्व में यमुना पश्चिम भाग तक, सप्त सैंधव क्षेत्र में। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था या जीवन। प्रशासनिक इकाई राजा की स्थिति। प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक संस्थाएं कर व्यवस्था सैन्य व्यवस्था सैन्य प्रशासन कानून एवं न्याय। प्रशासनिक इकाई कुल परिवार कुलप पहले परिवार स्वतंत्र इकाई थी। ग्राम ग्रामीणी विश्व विश्वपति कबीला जन जनक गोपा स्वामी राजन। राजा की स्थिति राजा का पद वंशानुगत होता था लेकिन राजा निरंकुश नहीं होता था, उस पर अंकुश लगाया जाता था। सभा एवं समिति द्वारा राजा पर नियंत्रण रखा जाता था। राजा के 2 मुख्य कार्य युद्ध के समय कबीले का नेतृत्व करना, कबीले की समृद्धि के लिए यज्ञों का आयोजन करना। प्रशासनिक अधिकारी पुरोहित नामक अधिकारी के 2 कार्य। राजा को सलाह देना, राजा के लिए यज्ञ करवाना। सेनानी राजा के लिए सेना संगठित करना, राजा की उपस्थिति में सेना का नेतृत्व करना। ग्रामीण गांव के प्रशासन को चलाता था। ब्रजपति घास के मैदान का अधिकारी। चारागाह का प्रमुख अपने कबीले के चारागाह की सुरक्षा, नई चारागाह की खोज करना। पूरा दुर्ग का प्रमुख दुर्गपति। स्पष्ट गुप्तचर उग्र जीवग्रह पुलिस अधिकारी। प्रशासनिक संस्थाएं सभा ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख। कबीले के वरिष्ठ लोग सदस्य होते थे, सदस्यों को सभ्य कहा जाता था। सभा के अध्यक्ष को सभापति कहते थे। सभा का कार्य न्याय करना। समिति ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख। सदस्य कबीले के वयस्क लोग। समिति का अध्यक्ष ईशान। समिति का कार्य राजा को पद से हटाना, नवीन राजा का निर्वाचन। विदत ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख। आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था कार्य लूटपाट के माल का बंटवारा, धार्मिक कार्य, सैन्य संबंधी कार्यों में खर्चा करती थी। गण नामक संस्था का भी उल्लेख मिला है। कर व्यवस्था ऐच्छिक थी, ऐच्छिक अनिवार्य नहीं थी। फिर भी ऋग्वेद में बलि नामक ऐच्छिक कर का उल्लेख मिलता है। इसका स्वरूप दूध, दही, घी, तरकारी आदि के रूप में था। बलि उपहार ऋग्वेद काल में आर्यों का निवास अस्थायी था। कृषि का प्रचलन भी बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए कर व्यवस्था ऐच्छिक थी। सैन्य व्यवस्था सैन्य प्रशासन ऋग्वैदिक काल में स्थायी सेना का अभाव था। सेना का निर्माण अस्थायी रूप से होता था। ऋग्वैदिक सेना को मिलिशिया कहा जाता था। अस्थायी कर व्यवस्था के परिणामस्वरूप ऋग्वैदिक काल में स्थायी सेना का गठन नहीं हुआ। युद्ध आदि के समय राजा ग्रामीण के माध्यम से एक अस्थायी सेना का निर्माण किया जाता था जिसे मिलिशिया कहा जाता था। युद्ध के बाद सेना को विघटित कर दिया जाता था। न्याय एवं दंड व्यवस्था न्याय करने वाला राजा, सभा, ग्रामीणी, अपराध, पशु चोरी, धोखाधड़ी, हत्या, दंड समानता, अर्थदंड दिया जाता था। इसके अलावा बार-बार अपराध करने पर दाहिना हाथ काट दिया जाता था। मृत्युदंड का अभाव। इंट्रोडक्शन भूमिका ऋग्वैदिक आर्य कबीलाई थे। ऋग्वैदिक आर्यों की प्रशासनिक जीवन की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है, जिसे हमने निम्नलिखित विधियों के अंतर्गत देख सकते हैं। निष्कर्ष उपरोक्त तथ्य के अध्ययन पश्चात कहा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में प्रशासन अपनी प्रारंभिक अवस्था में था जिसका संपूर्ण विकास ऋग्वैदिक काल में देखा जा सकता है।
ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन, प्रकृति पूजा स्थिति का माध्यम, ऋत की अवधारणा, स्वर्ग और नरक की अवधारणा, मंदिर एवं मूर्ति पूजा का भाव, देवताओं की श्रेणी। प्रकृति पूजा, ऋग्वैदिक काल में आप प्रकृति के जिन रहस्यों को नहीं समझ पाए तो या तो भयवश या कृतज्ञतावश उन्हें देव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। उदाहरण अग्नि पूजा, सूर्य पूजा, चंद्रमा की पूजा, उषा की पूजा आदि। नदी पूजा, स्थिति का माध्यम, मंत्रों का उच्चारण, यज्ञों का आयोजन। स्थिति का उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ताकि बीमारियों से दूर रखे, पशुओं को सुरक्षित रखे, धन धान्य दे, पुत्र दे इत्यादि दे। ऋत की अवधारणा, ऋत का अर्थ नैतिकता, ऋत के नियामक देव वरुण देव, ऋतस्य गोपा आर्य नैतिकता का पालन करके वरुण देव को प्रसन्न कर सकते थे, उद्देश्य आर्यों में नैतिकता बनी रहे। स्वर्ग और नरक की अवधारणा, ऋग्वेद में स्वर्ग और नरक की अवधारणा की जानकारी मिलती है। सत्कर्मी लोग स्वर्ग के सुखों का भोग करेंगे और अनैतिक कर्म करने वाले लोग नरक की आग में जलेंगे। इसका उद्देश्य लोगों को अच्छे सही रास्ते में बनाए रखना। मंदिर एवं मूर्ति पूजा का भाव, ऋग्वेद में मंदिर और मूर्ति पूजा की जानकारी नहीं मिलती। देवताओं की श्रेणी, ऋग्वेद में 33 कोटि देवताओं का उल्लेख मिलता है जिन्हें 3 श्रेणियों में व्यक्त किया गया है। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता धौ देवता, आर्यों के सबसे पुराने देवता, देवताओं के पिता। उषा प्रातःकाल की देवी, पूषण मवेशियों के देवता। सूर्य विष्णु अश्विनी कुमार संकट के देवता, देवताओं के चिकित्सक। सविता सवित्र सूर्य की पत्नी। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, देवताओं का राजा, बिजली का देवता, वर्षा का देवता। पुरंदर रुद्र, कृतवास चमड़े, कृतवास कमर के नीचे क्रोधी स्वभाव का। मारुत तूफान का देवता। अदिति, देवताओं की जननी बंधनों से मुक्त करती है। पृथ्वी के देवता सरस्वती, वाणी की देवी, बृहस्पति, देवताओं के गुरु। अग्निदेव, देवों और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देव, निवास चूल्हे में। सोम, वनस्पति के देवता, हर्षोल्लास के देवता। ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन, प्रकृति, वर्ण व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति, विवाह व्यवस्था, दास व्यवस्था, कबीलाई प्रथा, खानपान, वेशभूषा। प्रकृति, पितृसत्तात्मक समाज था। ऋजस्व की कथा और विश्वामित्र की कथा के आधार पर कहा जा सकता है कि ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। इसके अलावा पुरुष देवताओं का ज्यादा होना, देवताओं से पुत्र की कामना करना, जिन्हें पुत्र प्राप्त न हो उनका जीवन व्यर्थ बताना इत्यादि। वर्ण व्यवस्था, वर्ण यानी रंग। भारत में पहली बार वर्ण विभाजन वर्ण के आधार पर हुआ। जो गौड़ वर्ण के वे आर्य और जो अश्वेत है वे अनार्य। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त से 4 वर्णों की जानकारी मिलती है। ब्राह्मण अध्ययन करना, अध्यापन कराना। क्षत्रिय जो रक्षा करता है। वैश्य खेती उद्योग व्यापार करने वाला, उत्पादन करना। अनश्य बलिकृत कर केवल वैश्य चुकाता था। शूद्र ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करने वाला। अनश्य प्रेष्या, लेकिन वर्ण व्यवस्था का जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी। उदाहरण विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय, कर्म से ब्राह्मण। विश्वामित्र के पिता क्षत्रिय और विश्वामित्र ब्राह्मण थे। ऋग्वेद के 6वें मंडल में एक कवि कहता है कि मैं कवि अर्थात ब्राह्मण हूं, मेरे पिता वैद्य अर्थात वैश्य हैं, मेरी माता अनाथ पिसने का कार्य करती है अर्थात शूद्र है। महिलाओं की स्थिति, महिला को शिक्षा का अधिकार, संपत्ति में अधिकार, धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने का अधिकार, सभा समिति में भाग लेने का अधिकार, विधवा विवाह का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, विदेशी महिला भूषा शिक्षा पाला विशंबरा लोपामुद्रा। धार्मिक अनुष्ठान में पति के साथ भाग लेती थी। अंतर्जातीय विवाह, राजनीतिक अधिकार। ऋग्वेद में महिलाओं को जाय दस्तम, महिला ही घर है की संज्ञा दी गई है। बाल विवाह नहीं, सती प्रथा नहीं, महिलाएं युद्ध में भाग लेती थी। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। आमाजु ऐसी महिलाएं जो आजीवन विवाह नहीं करती थी। पढ़ी लिखी महिलाओं को ब्रह्मवादिनी। विवाह व्यवस्था, अनुलोम उच्च वर्ण का पुरुष, निम्न वर्ण की महिला। प्रतिलोम उच्च वर्ण की महिला, निम्न वर्ण का पुरुष। दास प्रथा, ऋग्वेद से जानकारी मिलती है कि दास प्रथा प्रचलित थी। अनार्यों और लोगों को दास बनाया जाता था। दासों की दशाची थी, उनसे कृषि कार्य नहीं कराया जाता था, सिर्फ घरेलू कार्य कराए जाते थे। कबीलाई प्रथा, नियोग प्रथा, किसी स्त्री के पति मर जाने पर यदि उसके पास पुत्र नहीं है तो अपने देवर के साथ तब तक रह सकती है जब तक उसे पुत्र प्राप्त न हो। बहुपति प्रथा, ऋग्वेद से एक उदाहरण मिलता है कि रोदसी को मर्दों ने मिलकर भोगा, मतलब एक रोदसी के बहुत सारे मरुत पति थे। भाई बहन विवाह, यह प्रथा भी थी। खान पान, शाकाहारी, यौ जौ गोधूम गेहूं घी चावल मांसाहारी भेड़ बकरी मुर्गा मछली। ऋग्वेद से जानकारी मिलती है कि आहारों का सबसे प्रिय भोजन क्षीर पकोदन खीर था। अपूपम घृत पतम पुए, अपूपम घृत घी पतम बने हुए, घी में बने हुए पुए। क्रम सत्तू, इनकी जानकारी भी मिलती है। मीठे के लिए मधु शहद का प्रयोग करते थे। वस्त्र, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, चमड़े के वस्त्र। वास, कमर के नीचे पहने जाने वाले, अधिवास कमर के ऊपर पहने जाने वाले शॉल। उष्णीय सर की पगड़ी, नीवी अंतः वस्त्र, पनही, जूते, मोजड़े, आभूषण, निष्ठ ग्रीवा, गले का हार, 11 लड़ियों वाला गले का हार, मुद्रिका, अंगूठी, नुपुर, पायल, भुजबंद, बाजूबंद। मनोरंजन, रथ दौड़, घुड़दौड़, ध्रुत क्रीड़ा, जुआ, ध्रुत, मल्लयुद्ध। ऋग्वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक जीवन। पशुपालन, कृषि, उद्योग, व्यापार, विनिमय का माध्यम, यातायात। पशुपालन, ऋग्वैदिक काल में आर्य मंत्र अर्थात उनका निवास अस्थायी था, इसलिए वे प्रमुख रूप से पशुपालन का कार्य करते थे। मुख्य पशु गाय, बैल, घोड़ा, खच्चर, भेड़, बकरी आदि। सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं पवित्र पशु गाय थी, संपन्नता का प्रतीक थी। कृषि, ऋग्वेद के 4थे मंडल में कृषि का 24 बार उल्लेख मिला है। ऋग्वैदिक काल में आर्य मंत्र थे, परिणाम स्वरूप कृषि का महत्व द्वितीय है, लेकिन ऋग्वेद में 24 बार कृषि शब्द का उल्लेख हुआ है एवं कृषि से संबंधित वाक्यों को भी उल्लेखित किया गया, जैसे लांगल, हल, सीता हल की नाली, कुल्या, नहर, गोधूम, गेहूं, जौ, व्रीहि, चावल आदि। उद्योग, कृषि विकसित न होने से उन्नत उद्योग नहीं मिले, लेकिन परंपरा उद्योग थे, जैसे वस्त्र उद्योग, बढ़ईगिरी, दक्षिण कुंभकारी, रत्कारी, धातु शिल्प, आयस धातु, कृष्ण आयस, काला धातु का आदि प्रमुख है। क्योंकि ऋग्वेद से आयस शब्द उल्लेखित होता है जो संभवतः धातु के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस आधार पर कह सकते हैं कि धातु शिल्प भी समय मुख्य उद्योग था। व्यापार, ऋग्वेद से व्यापार की जानकारी मिलती है। ऋग्वैदिक काल में समानता, आंतरिक व्यापार प्रचलित था। सुदूर क्षेत्रों में व्यापार करने वाले लोगों को पणि कहा जाता था। व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए वेकनाट सूत्र का उल्लेख मिलता है। समानता बाह्य व्यापार प्रचलित नहीं था, लेकिन ऋग्वेद से भुज नामक व्यापारी की समुद्री यात्रा का उल्लेख मिलता है। विनिमय का माध्यम, लेन देन का प्रमुख माध्यम वस्तु विनिमय था, लेकिन निष्ठ, गाय और घोड़े का उपयोग भी विनिमय का माध्यम था। यातायात, स्थलीय मार्ग, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, खच्चर, जलमार्ग, नाव, नौका, नौ। निष्कर्ष, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था निर्वाह युक्ति जिसमें पशुपालन का सर्वाधिक महत्व था एवं कृषि का स्थान द्वितीय था। उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC, साहित्यिक स्रोत यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, वेदांत, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण। पुरातात्विक स्रोत पीजीडब्ल्यू, चित्रदूषण, मध्यभांड, यजुर्वेद, पाठकर्ता, अथर्व, उपवेद, धनुर्वेद, विश्वामित्र, यज्ञ विधियों एवं कर्म कांडों का उल्लेख। देवताओं के लिए 4 अध्याय तथा 1990 मंत्र, गद्य एवं पद्य दोनों में। कृष्ण यजुर्वेद पद्यात्मक और गद्यात्मक, शुक्ल यजुर्वेद पद्यात्मक, वाचशनई संहिता भी कहते हैं। यजुर्वेद की शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय, काठक, मैत्राणी, कपिस्थल उत्तर भारत, शुक्ल यजुर्वेद, माध्यन्देन, कण्व, वाचशनई संहिता दक्षिण भारत, सामवेद, पाठकर्ता, उद्गाता, उपवेद, गंधर्ववेद, नारद। ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद की शाखाएं कौथमीय, जैमिनीय, राणायनीय। कुल ऋचा 1549, नई ऋचा 78, बाकी सभी ऋचा ऋग्वेद से लिए गए। अथर्ववेद, पाठकर्ता, ब्रह्म, उपवेद, शिल्प, वेद, विश्वकर्मा। इस संहिता में कुल 20 कांड है, 731 सूक्त तथा 5987 मंत्र। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद की शाखा प्रहलाद, शौनक, वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधियों का वर्णन मिलता है। परीक्षित को मृत्यु का देवता कहा गया है। अभिमन्यु उत्तरा का पुत्र। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसे ब्रह्मवेद, श्रेष्ठ वेद, लौकिक वेद, नवीन वेद, लोकप्रिय वेद, वाद भी कहा जाता है। कुरु एवं पांचाल जनपद को श्रेष्ठ, मगध जनपद को व्रत बताया गया है। करीश, गोवर का उल्लेख मिलता है। पृथ्व्यानि का उल्लेख प्रथम कृषि वैज्ञानिक। महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों के ऊपर जो टीकाएं लिखी, भाष्य लिखे गए और वह ब्राह्मण के द्वारा लिखे गए, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। ऋग्वेद के ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, पुत्री को सभी दुखों का कारण बताया है। इसमें उपाधियों का वर्णन है। उत्तर में शासन करने वाला राजा विराट, दक्षिण में भोज, पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट, मध्य में राजा कहा जाता था। कौशिकी ब्राह्मण, सांख्यान ऋषि रचयिता। यजुर्वेद के ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, सबसे प्राचीन प्रमाणिक। महिला को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। इसमें 12 रत्न, प्रशासनिक अधिकारी का उल्लेख है। इसे लघु वेद, ऐतिहासिक वेद कहा जाता है। इस विदय माधव की कथा, रेवत्तर प्रदेश का उल्लेख। तैत्तिरीय ब्राह्मण, मनुष्य का आचरण देवों के समान होना चाहिए। इसमें मन को सर्वोच्च प्रजापति माना गया है। सामवेद के ब्राह्मण, पंचवेद, सरस्वती नदी का विलुप्त होने तथा पुनः प्रकट होने का उल्लेख मिलता है। षड्वेद, जैमिनीय, तांड ब्राह्मण ग्रंथ, अद्भुत ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद, एकमात्र ब्राह्मण, गोपद, कैवल्य की अवधारणा की चर्चा मिलती है। कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान जैन धर्म में। अरण्यक, इन ग्रंथों का मनन अरण्य वन में किया गया। विषय वस्तु, अध्याय, चिंतन तथा दर्शन आदि। ऋग्वेद के अरण्यक, ऐतरेय अरण्यक, सांख्यायन अरण्यक। दर्शन, मृत्यु, जन्म, आत्मा परमात्मा के बीच संबंध, मोक्ष, पुनर्जन्म का अध्ययन।
अरण्यक में यज्ञों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। यज्ञ किस प्रकार हमारी आत्मा में प्रभाव डालेंगे, परमात्मा में प्रभाव डालेंगे, कैसे पुनर्जन्म को प्रभावित करेंगे, यज्ञ के अनुष्ठान की दार्शनिक व्याख्या। यजुर्वेद के अरण्यक, शुक्ल यजुर्वेद बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय अरण्यक, पंचमहायज्ञ मैत्रायणी अरण्यक, सामवेद के अरण्यक, तवलकार अरण्यक, छांदोग्य अरण्यक। अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ भी अरण्यक ग्रंथ भी। उपनिषद वेदांत उप समीप निषद बैठना, इन ग्रंथों का अध्ययन गुरु के समीप बैठ कर किया जाता था, इसलिए इन्हें उपनिषद कहा गया। विषय वस्तु दर्शन, उपनिषद कहता है बहुत सारे देवता नहीं है, ईश्वर एक ही है जिसे ब्रह्म बोला गया है। जितने जीव हैं वह ब्रह्मा का हिस्सा है। अज्ञानता बस ब्रह्म से दूर हो गए हैं, इसलिए उनका जन्म पृथ्वी में हुआ। जैसे ही जीव ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे वह पुनः ब्रह्म में एकाकार कर जाएंगे। जीव का ब्रह्म में एकाकार होना मोक्ष, अब जीव का दोबारा जन्म नहीं होगा। उपनिषद संख्या 108, शंकराचार्य के अनुसार संख्या 10। इसमें जातिवाद बहुदेववाद का विरोध किया गया। जो वैदिक कर्मकांडों का विरोध करते थे, जो उपनिषद का अध्ययन करते थे, श्रमण बुद्ध एक श्रमण थे। पहली बार वैदिक कर्मकांडों का विरोध। उपनिषदों में यज्ञों को मंत्रों को महत्वहीन माना गया। ईश्वरवाद की बात की गई। पहली बार पुनर्जन्म की बात की गई। वर्ण व्यवस्था पर प्रहार किया गया। उपनिषद का अध्ययन करने वाले लोग श्रमण कहलाते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे दारा सुको लघु अकबर ने 52 उपनिषदों काशी के ब्राह्मणों के माध्यम से फारसी भाषा में सिरे एक नाम से अनुवाद किया। बृहदारण्यक उपनिषद, यजुर्वेद सर्वाधिक बड़ा उपनिषद, पुनर्जन्म का स्पष्ट साक्ष्य, गार्गी याज्ञवल्क्य के मध्य संवाद का वर्णन। छांदोग्य उपनिषद, सामवेद कृष्ण का उल्लेख देवकी पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में मिलता है। जवालो ऋषि की कहानी, 3 आश्रमों का उल्लेख। मुंडकोपनिषद, अथर्ववेद, सत्यमेव जयते, यज्ञों की तुलना टूटी ना से की। जलबालो उपनिषद, यजुर्वेद, 4 आश्रमों का उल्लेख। कठोपनिषद, यजुर्वेद, यम नचिकेता संवाद। मांडुक्य उपनिषद, अथर्ववेद सबसे छोटा उपनिषद। ईशो उपनिषद, यजुर्वेद, याज्ञवल्क्य तथा श्वेतकेतु संवाद। श्वेता सरोद उपनिषद, यजुर्वेद, भक्ति की अवधारणा, समर्पण, योग, सांख्य व वेदांत के सिद्धांत व जगत संबंधी विचार है। रुद्र देवता को समर्पित इस उपनिषद की रचना मृत्यु काल में हुई। वेदांग, षड वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, वेद पुरुष, वेदांग पुरुष के अंग, वेदों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए वेदांगों की रचना की गई। शिक्षा, संस्कृत भाषा के वर्णमाला का अक्षर उच्चारण, अक्षर ज्ञान, वेदों की नाक, व्याकरण भाषा को सटीक वैज्ञानिक व्याकरण बनाती है। संस्कृत की व्याकरण, वेदों का मुख, संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई पहली पुस्तक अष्टाध्यायी पाणिनि। कल्प, वैदिक कर्मकांडों को करने की विधि, वेदों के हाथ, कल्प, वेदांग 4 सूत्रों में बांटा गया है। स्रोत सूत्र, बड़े बड़े यज्ञ यज्ञ को करने की विधियां, उदाहरण यज्ञ, विवाह, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि। गृह सूत्र, 16 संस्कार और 8 प्रकार के विवाह का वर्णन। धर्म सूत्र, ऐसे अनिवार्य नियम कानून जिन्हें पालन करना जरूरी है। पुरुषार्थ, वर्णाश्रम धर्म, राज्य में प्रजा कर्तव्य। शुल्ब सूत्र, अग्निकोण का ज्यामिति ज्ञान। निरुक्त, वैदिक शब्दों की उत्पत्ति एवं अर्थ, वेदों के कान। निरुक्त के ऊपर लिखी गई पहली पुस्तक निरुक्त शास्त्र, यास के ऋषि। ज्योतिष, वैदिक कर्मकांडों को करने के लिए सही ग्रह, नक्षत्रों व समय बताना, वेदों के नेत्र, पहली पुस्तक ज्योतिष शास्त्र, लग्न मुनि। छंद, वैदिक मंत्रों का लयबद्ध करने का तरीका, पहली पुस्तक छंद शास्त्र, पिंगल ऋषि। वेदों के पैर, निष्कर्ष, वेदांगों की रचना ने वैदिक अध्ययन को सरल बना दिया। 8 प्रकार के विवाह, ब्रह्म विवाह, समान वर्ण, माता पिता राजी, वर वधु राजी, दहेज। देव विवाह, यज्ञ करवाने वाले पुरोहित को अपनी कन्या दान में दे देना। अर्श विवाह, कवर दो जोड़ी बैल वधु के पिता को देगा फिर विवाह होगा। प्रजापति विवाह, ब्रह्म विवाह की तरह पूरा सिर्फ दहेज नहीं, इससे सबसे श्रेष्ठ विवाह माना गया है। गंधर्व विवाह, लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते लेकिन उनके माता पिता राजी नहीं तो लड़का लड़की का हरण करके उसके साथ विवाह किया। क्षत्रिय वर्ण। असुर विवाह, वैश्य वर्ण, वर वधु के पिता को वधु मूल्य देकर विवाह करना। राक्षस विवाह, माता पिता वधु तैयार नहीं लेकिन जबरदस्ती विवाह करना। पैसा विवाह, सबसे निकट लड़की होश में हो तो उसे शारीरिक संबंध स्थापित कर विवाह करना। 16 संस्कार, संस्कार मतलब शुद्धि या परिष्कृत करना। गर्भाधान, माता पिता संतान के आकांक्षी हैं इसलिए दोनों पास आ रहे हैं। पुरोहित के द्वारा ग्रह नक्षत्र मुहूर्त निकाला जाता था। रात्रि का समय तय किया जाता था। माता पिता को विशेष परिधान पहनाए जाते थे। पुंसवन, गर्भाधान के 3 माह बाद बच्चे का मस्तिष्क विकास होता है एवं गर्भ का विकास सुरक्षात्मक तरीके से हो एवं मस्तिष्क विकास अच्छे से, इसलिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। सीमांतोन्नयन, गर्भाधान 6 से 8 माह के बीच ये संस्कार किया जाता था ताकि भ्रूण समय से पहले पैदा न हो, जच्चा व बच्चा सुरक्षित रहे। सुहागिन महिलाएं आती है, गर्भवती महिला के बालों को धुलना, उसकी देखरेख करना। पति द्वारा गर्भवती महिला के बालों को धुलना, तेल लगाना, बालों को ऊपर उठाना, उद्देश्य सुरक्षित प्रसव। जातकर्म, बच्चे के पैदा होते ही नाल कटने के पूर्व पिता द्वारा बच्चे को 2 चम्मच घी 6 बूंद शहद चढ़ाई जाती है। नामकरण, जन्म के 10 दिन सूतक निकलने के बाद 11वें दिन नामकरण संस्कार होगा। बुआ बच्चे के नाम कान में नाम बोलेगी, फिर लोग नाम पूछेंगे तो नेम मांगेगी, नेम लेकर नाम बताएगी। निष्क्रमण, बच्चे 5-6 महीने के होने के बाद पिता बच्चे को हाथ में लेगा, सुबह सूर्य के दर्शन कराएगा, फिर रात्रि में चांद दिखाएंगे। जब बच्चा पहली बार घर के बाहर निकाला जाएगा, बच्चा सूर्य के समान तेजवान व चंद्रमा की भांति शालीन रहे। अन्नप्राशन, बच्चे को पहली बार स्वल्पाहार देते हैं, पहली बार खीर खिलाते 6 माह में। चूड़ा कर्म, मुंडन, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष में बच्चे के जन्म के समय के जो बाल हैं उन्हें पहली बार हटाना मुंडन, उसी समय बच्चे को हाथ में चूड़ा पहनाते हैं। कर्ण छेदन, 9 वर्ष में। मुख्य उद्देश्य शरीर की व्याधियां दूर करना। विद्यारंभ, 5 वर्ष होने के बाद घर में माता के द्वारा बच्चे को अच्छा ज्ञान, ऋषि मुनियों कथा सुनाना, स्थानीय गुरु द्वारा ज्ञान। उपनयन, जनेऊ, यज्ञोपवीत संस्कार। ब्राह्मण 8 वर्ष, क्षत्रिय 11 वर्ष, वैश्य 12 वर्ष। उपनयन के बाद वेदाध्ययन का अधिकार होता था। बच्चे के 8 वर्ष होने के बाद पुरोहित जन उसका उपनयन संस्कार करवाते थे, बाल हटवा दिए जाते थे। सन्यासी वाले वस्त्र, मेखला चपा दिया जाता था हाथ में, एक हाथ में दंड लकड़ी। वेदारंभ, उपनयन होने के बाद गुरुकुल जाएंगे, वहां वेदाध्ययन शुरू होगा। केशांत, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य में रहना, पहली बार बच्चे को दाढ़ी मुंचाए उनको हटाना केशांत गुरुकुल में होता था। समावर्तन, गुरुकुल की शिक्षा समाप्त होती है, ब्रह्मचर्य भी समाप्त होता है, उनको मेखला दंड वस्त्र नदी में फेंक दिए जाते थे। समावर्तन में गुरु द्वारा घोषित किया जाता था कि यह कितने वेदों का ज्ञाता है। विवाह, इसमें 25 वर्ष के बाद विवाह किया जाता था। अंत्येष्टि संस्कार, मर जाने के बाद अंत्येष्टि संस्कार मुखाग्नि पुत्र द्वारा, यदि पुत्र नहीं है तो अपने भाई के पुत्र द्वारा। 4 पुरुषार्थ, कल्प, वेदांग, धर्म सूत्र में, जिसका धारण पुरुष करते हैं। पुरुष को केवल जीवन काल में 4 लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म ऐसे नियम कानून जो मानव जीवन को नियंत्रित, संयमित व मनुष्य का विकास करते हैं, समाज में संतुलन बना रहे, ताकतवर व कमजोर के बीच। हर पुरुष का लक्ष्य है कि वह धर्म का पालन करे। अर्थ, पुरुषों का कर्तव्य है कि वह धन अर्जन करे और अपने परिवार का पालन पोषण करे। काम, पुरुषों का कर्तव्य है कि वे संतान उत्पन्न करे, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाए, जिस प्रकार तुम्हारे पूर्वजों ने किया। मोक्ष, जन्म मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयास करना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करना, ईश्वर में तब तक मन लगा कर रखे जब तक उसे मोक्ष प्राप्त न हो जाए। निष्कर्ष, पुरुषार्थ का उद्देश्य व्यक्ति का सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास है। आश्रम व्यवस्था 4, ब्रह्मचर्य आश्रम 0 या 8 वर्ष से 25 वर्ष। मनुष्य का शारीरिक एवं शैक्षणिक विकास ब्रह्मचर्य आश्रम में होता था। अध्ययन करने में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाएगा, शिक्षा पूर्ण करेगा। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष। विवाह, संतानोत्पत्ति, सांसारिक सुखों का भोग करो। पंचमहायज्ञ, ऋण त्रय करना अनिवार्य। वानप्रस्थाश्रम 50 से 75 वर्ष। वन की ओर प्रस्थान करना, परिवार को लड़का त्याग करके वन में कुटिया बनाकर रहो, अपनी पत्नी को भी साथ में ले जा सकते हैं। आध्यात्मिक विकास करना, ईश्वर को जानने का प्रयास। संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष। ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होने के बाद ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करना, सब कुछ त्याग देना, घर परिवार मुंह आदि। संन्यास आश्रम से पहले अपना पिंडदान करना, भिक्षा दिन में एक बार मांगना, भिक्षा मिलने पर खुशी नहीं होना, न मिले तो दुखी नहीं होना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अब तुम बस समाज के लिए कार्य करो। सन्यासी जिसने सब कुछ त्याग दिया। ऋण त्रय, गृहस्थ आश्रम से निकलने से पहले 3 ऋणों से ऋण अर्थात मुक्त होना पड़ेगा। ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण। देवता ने हमारे लिए सृष्टि का सृजन किया, पेड़ पौधे, तालाब, नदियां, भूमि आदि दिए, ये सब उनका हमारे ऊपर ऋण है। इन ऋणों से मुक्त होने के लिए उनके प्रति कृतज्ञ होकर हवन करना, देव यज्ञ करना, देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं। ऋषि ऋण, ऋषियों ने हमारे लिए वेद रचे, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद दिए, हमें जीने का तरीका दिया, यह उनका हमारे ऊपर ऋण है। इन ऋणों से मुक्त होने के लिए हमें ब्रह्म यज्ञ करना पड़ता है। ब्रह्म यज्ञ में प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा रचित वेद पुराण को खुद पढ़कर अपने बच्चों को पढ़ाकर ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। साथ में उनके लिए हवन में आहुति भी देते हैं। पितृ ऋण, पूर्वज ने हमारी वंशावली को यहाँ तक लेके आए, इसी प्रकार हम इनके वंश को आगे बढ़ाकर पितृ ऋण, संतानोत्पत्ति करके पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। जिनकी संतानोत्पत्ति नहीं होती और उनकी मृत्यु हो जाती है तो साफ योनि में जन्म लेता है। पंचमहायज्ञ, ऋण त्रय से मुक्त होने के लिए पंचमहायज्ञ किए जाते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ब्रह्म यज्ञ, प्राचीन ऋषि मुनियों को आहुति देना, उनके द्वारा रचित वैदिक ग्रंथों का खुद अध्ययन करना और अपने संतान को अध्ययन कराना।
पितृयज्ञ, जो पूर्वज इस दुनिया में नहीं रहे उनके लिए आहुति देना, और जो घर में है उनकी सेवा करना, उन्हें भोजन कराना, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना। देवयज्ञ, देवगण से मुक्त होने के लिए देवों के प्रति कृतज्ञ होकर उनके लिए यज्ञ हवन करना, आहुति देना। भूतयज्ञ, इस जगत में जीवित वस्तुएं सभी प्राणी भूत जैसे चींटी, पशु, पक्षी, मछली, गाय, कुत्ता आदि को भोजन कराना। नरयज्ञ, आतिथ्य यज्ञ, हर व्यक्ति जो तुम्हारे घर का ना हो, तुम्हारे घर पर आए वो अतिथि है। जो सन्यासी, बिच्छू आदि हमारे घर पर आए उन्हें भोजन खिलाना, उनका आदर सत्कार करना। स्मृति ग्रंथ, वैदिक धर्म को मानने वाले लोगों के सामाजिक एवं राजनीतिक नियम कानून स्मृति ग्रंथों पर मिलेंगे। मनुस्मृति, शुंग काल, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक 7 प्रकार के दास सती प्रथा का समर्थन, पिता द्वारा लिया गया कर्ज पुत्र को अदा करना चाहिए, विधवा विवाह का विरोध। नारद स्मृति, गुप्त काल, सती प्रथा का विरोध, 15 प्रकार के दास, महिला पुनर्विवाह का अधिकार, पहली बार 3 शब्द कर ली। मैत्रायणी संहिता, महिला की तुलना शराब एवं जुए से की गई। याज्ञवल्क्य स्मृति, विधवा महिला को संपत्ति में अधिकार। नोट, विष्णु स्मृति के अतिरिक्त शेष स्मृतियां श्लोकों में लिखी गई हैं। अन्य स्मृतियां कात्यायन, पाराशर, गौतम, वशिष्ठ स्मृति। महाकाव्य, किसी व्यक्ति के पूरे जीवन का वर्णन। रामायण 9 ईसा पूर्व, रचनाकार वाल्मीकि, भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी, 7 कांडों में विभक्त। बालकांड, अयोध्याकांड, उत्तर अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। इसे आदिकाव्य, चतुर्विंशति संहिता भी कहते हैं। महाभारत 9 ईसा पूर्व, रचनाकार महर्षि वेदव्यास, भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी। इसमें 18 पर्व, इसके 6वें पर्व को विश्व पर्व कहते हैं। गीता ज्ञान, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, 8800 श्लोक। जय संहिता, 24,000 श्लोक। भारत महाभारत, 1,00,000 श्लोक। सतसहस्त्री संहिता। पुराण, इनमें प्राचीन राजाओं की वंशावली मिलती है। इसका संकलन लोमहर्षि ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा ने किया। इनकी संख्या 18 है। कहानी, देवता और ऋषियों, कलयुग के राजा। पुराणों के 5 विषय। सर्ग, संसार की सृष्टि का सृजन, प्रतिसर्ग, प्रलय के बाद पुनः सृष्टि का सृजन। 7 मनु, व्यवस्थ मनु, आखिरी। वंश, देवता तथा ऋषियों के वंशों का वर्णन। वंशानुचरित, कलयुग के प्रतापी राजाओं की वंशावली। मनवंतर, 2 मनुओं के मध्य अंतर, समय मापन की खगोलीय अवधि। मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन व प्रमाणिक 7 महान वंश की जानकारी। विष्णु पुराण, मौर्यों की जानकारी। वायु पुराण, गुप्त वंश की जानकारी। लिंग पुराण, सूर्य 28 अवतारों का वर्णन। स्कंद पुराण, सबसे बड़ा। भविष्य पुराण, सबसे छोटा। गरुड़ पुराण, सबसे नवीन पुराण। उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। जनपदों का उदय, राजा की स्थिति, प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक संस्थाएं, कर व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, न्याय दंड व्यवस्था। जनपदों का उदय, ऋग्वैदिक छोटे छोटे जन कबीले आपस में मिलकर जनपदों का निर्माण करने लगे। भारत प्लस पुरु, कुरु जनपद, भरत प्लस पुरु, कुरु जनपद, पुरुगुस प्लस पृथ्वी, पांचाल जनपद। राजा की स्थिति, उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थिति में निसंदेह परिवर्तन हुए। राजा का पद वंशानुगत ही था, परंतु राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन, राजस्व यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। उपाधियों को उदाहरण ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया। उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट, मध्य में राजा। राजस्व यज्ञ, राजा को दैवीय गुणों से युक्त संपन्न बताया जाता था। द्रुत क्रीड़ा में योग्य। वाजपेयी यज्ञ, रथ दौड़, घुड़दौड़, तलवारबाजी, तीरंदाजी, मल्ल युद्ध। अश्वमेध यज्ञ, अपने क्षेत्र विस्तार के लिए घोड़े को छोड़ा जाएगा। घोड़ा जिन जिन राज्य से निकलेगा वो क्षेत्र उनका हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण में यज्ञों का उल्लेख। उपाधि धारण करने का एकमात्र उद्देश्य अपनी स्थिति को अलग बताना। अभी भी राजा निरंकुश नहीं था, क्योंकि अथर्ववेद से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि राजा सभा में समिति का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करता था। गणतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, लेकिन समिति राजा को उसके पद से नहीं हटा सकती थी। राजा की स्थिति परिवर्तन का कारण कर व्यवस्था, कबीले खत्म, जनपदों का निर्माण। प्रशासनिक व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल में विधत का महत्व खत्म हो गया, समाप्त हो गई। सभा समिति की शक्तियां भी कम हो गई। उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ प्रशासनिक संस्थाओं की शक्ति में कमी आई। सभा के स्थान में न्याय करने का अधिकार राजा को प्राप्त हुआ। राजा के बाद सभा का स्थान आता था। समिति भी अब राजा को उसके पद से नहीं हटा सकती थी। अथर्ववेद में सभा में समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसका अर्थ है कि राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ प्रशासनिक संस्थाओं की शक्ति में कमी आई। विधत समाप्त हो चुकी थी, समिति राजा को हटाने का अधिकार खो चुकी थी। सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी सभा नहीं बल्कि राजन हो गया। प्रशासनिक अधिकारी, उत्तर वैदिक काल में नौकरशाही का विकास हो रहा। प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्न का उल्लेख। रत्न प्रशासनिक अधिकारी। पुरोहित, राजा को सलाह देना, राजा के लिए यज्ञ आयोजन करवाना। महिषी, राजा की बहुत सारी पत्नियों में से एक मुख्य रानी पटरानी, इसे भी प्रशासनिक अधिकारी माना गया। युवराज, राजा का पुत्र युवराज, प्रशासन के कार्य में लगा दिया जाता था। भावी शासक, सेनानी, सेना को संगठित एवं सेना का नेतृत्व करने वाला। ग्रामीण, गांव का प्रशासन चलाता था। सूत करत बनाने वाला कंपनियां, राजा का सारथी। भाग दूध कर इकट्ठा करने वाला, कर संग्रह करता। संग्रहित खजांची, कोषाध्यक्ष, राजा का पूरा पैसा इन्हीं के अंडर में रहेगा। छत्र प्रतिहारी, राजमहल की सुरक्षा का प्रमुख। प्रतिहार, द्वारपाल। गोवी, कर्तन, वनों का प्रमुख। अछवा पासा फेंकने वाला, लेखापाल। पालागल, राजा का मनोरंजन करने वाला, विदूषक, जोकर। उत्तर वैदिक कालीन प्रशासनिक अधिकारियों को रत्न कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्न का उल्लेख मिला है, जो इस प्रकार है। कर व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल में आर्य स्थायी हुए, परिणाम स्वरूप कृषि कार्य में वृद्धि हुई, जिससे कर व्यवस्था मार हो गई। कर बलि की इंदर कुल उत्पादन का 1/6 भाग होती थी। बागदूत नामक अधिकारी कर का संग्रहण करता था। सैन्य प्रशासन, राजा की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह स्थायी सेना का निर्माण कर सके, इसलिए उत्तर वैदिक काल में भी अस्थायी सेना व्यवस्था थी। युद्ध आदि के समय अस्थायी तौर पर 9 युगों को सेना में भर्ती कर लिया जाता था, जिनका संगठन सेनानी करता था। इस सेना को भी मिलिशिया कहा जाता है। कानून एवं न्याय, ग्राम में वादन, गांव में न्याय, राज्य राजा सभा। न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी राजा। अन्य सभा, ग्राम में वादन, अपराध, पशु चोरी, धोखाधड़ी, मिलत होना, खेती, हत्या, दंड, अर्थदंड, मृत्युदंड। भूमिका, उत्तर वैदिक काल में आर्यों के राजनीतिक जीवन में परिवर्तन हुए, जिसकी जानकारी उत्तर वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है, जिन्हें हम लिखित बिंदु के अंतर्गत देख सकते हैं। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, प्रकृति, वर्ण व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति, विवाह व्यवस्था, दास प्रथा, गोत्र व्यवस्था, खान पान, वस्त्र, आभूषण, आश्रम व्यवस्था, मनोरंजन के साधन। प्रकृति, आजीगत सेवा की कथा के आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल प्रतिशतात्मक था। वर्ण व्यवस्था, 4 भागों में बटा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित हो गई। उत्तर वैदिक काल में उपनयन का अधिकार शूद्रों से छीन लिया गया। उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को तुच्छ कहा गया। शिक्षा प्राप्ति के बाद दूसरा जन्म, क्योंकि उनको उपनयन और शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। महिलाओं की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई। संपत्ति में अधिकार समाप्त कर दिए गए। राजनीतिक अधिकार समाप्त, सभा समिति में भाग नहीं ले सकती थी। समान वर्ग की महिलाओं को शिक्षा का अधिकार समाप्त। विधवा विवाह को हतोत्साहित किया गया। बाल विवाह को प्रोत्साहित किया गया। उत्तर वैदिक साहित्य ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को सभी दुखों का कारण माना गया। एवं मैत्रायणी संहिता में स्त्री की तुलना जुए शराब से की गई। इस आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन अभी भी उच्च वर्ण की महिलाओं को शिक्षा का अधिकार है। उदाहरण, गार्गी मैत्रायणी पतियों के साथ धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेती थी। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। अंतर्जातीय विवाह अभी भी हो रहे हैं। नियोग प्रथा का प्रचलन अभी भी था। सौदायक, महिला को उसके विवाह पर उसके परिवारजनों को दान प्राप्त उपहार। असौदायक, विवाह के अवसर पर परिवार के अलावा बाहर वालों के द्वारा प्राप्त उपहार। सौदायक, असौदायक पर पूरा अधिकार महिला को होता था। महिला की संपत्ति थी। विवाह व्यवस्था, अनुलोम प्रतिलोम, 8 प्रकार के विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, अक्षर विवाह, राक्षस पेशाच। उत्तर वैदिक काल में अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह के साथ साथ अन्य प्रकार के विवाह को उल्लेख मिलता है। जैसे इसके अलावा नियोग प्रथा, अंतर्जातीय विवाह का प्रचलन भी था। दास प्रथा, दासों की स्थिति अच्छी थी, उनसे कृषि कार्य नहीं कराया जाता था, सिर्फ घरेलू कार्य कराए जाते थे। उत्तर वैदिक काल में भी दास प्रथा प्रचलित थी। गोत्र व्यवस्था, गोत्र अर्थ गाय और गाय के बच्चे को साथ में रखे जाते थे, रखा जाता था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र का अर्थ एक पूर्वज के समान वंशज हो गया। उत्तर वैदिक काल में एक पूर्वज की समान संतानों के लिए गोत्र शब्द का प्रयोग किया। आश्रम व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल में समाज में आश्रम व्यवस्था प्रचलित हो गई। प्रत्येक व्यक्ति सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ एवं उसके बाद सन्यास आश्रम का पालन करते थे। खान पान, आर्य शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी गेहूं, जौ, चावल, मांसाहारी भेड़ बकरी आदि। इसके अलावा छिल, पकोदन, अपूपम, घृत, प्रथम, कर्म, वस्त्र, आभूषण, वास, अधिवास, नीवी, उष्णीय, पनही, नीवी, चमड़ी, वस्त्र, निष्ग्रीवा, मुद्रिका, नुपुर, भुजबंद, मनोरंजन के साधन, घुड़दौड़, रथ दौड़, तलवारबाजी, धृत, क्रीड़ा, मल्ल, तीरंदाजी। उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन, नवीन देवताओं की प्रधानता, प्रजापति, विष्णु, रुद्र, यज्ञ और कर्मकांड, बड़े बड़े यज्ञ एवं पशु बलि, गायों घोड़ों की शुद्ध मंत्र के उच्चारण पर बल, पंच महायज्ञ, ऋण त्रय से मुक्त होने के लिए ऋण त्रय, दार्शनिक विचारधारा का उदय, उपनिषदीय विचारधारा, 16 संस्कार, दार्शनिक विचारधारा। उत्तर वैदिक काल में उपनिषद नामक ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें दार्शनिक ज्ञान तथा उपनिषदों ने न सिर्फ दार्शनिक ज्ञान दिया, अपितु वैदिक कर्मकांड, पशु बलि का विरोध किया। उपनिषद ने ईश्वर प्राप्ति का मार्ग या मोक्ष प्राप्ति का मार्ग, यज्ञों और मंत्रों के स्थान पर ज्ञान मार्ग को बताया।
निष्कर्ष ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का धर्म सरल धर्म था जो उत्तर वैदिक काल आदि आते जटिल हो गए, जिसने नई विरोधी विचारधारा को उदय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप जैन एवं बौद्ध धर्म उभर कर आए। उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, वस्तु विनिमय, यातायात। कृषि उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन में स्थायित्व आया, परिणामस्वरूप कृषि कार्य बढ़ गए। उत्तर वैदिक काल में साहित्य से गौधूम, गेहूं, घी, चावल, गेहूं, जौ की जानकारी मिलती है। यदि व्यक्ति काटक संहिता से ऐसे हल्का वर्णन मिल रहा है जिसे 24 बैल के द्वारा खींचा जा रहा है। सतपथ ब्राह्मण में कृषि प्रक्रियाओं की जानकारी मिलती है, उदाहरण जुताई, मड़ाई, बुआई, कटाई आदि। प्रतिवेदनों का उल्लेख प्रथम कृषि वैज्ञानिक माना जाता है। पशुपालन उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन में पशुपालन द्वितीयक था। भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़ा इत्यादि पशुओं को पालते थे, जिनका उपयोग कृषि, यातायात, दूध, दही आदि में किया जाता था। उद्योग जब कृषि का अधिशेष उत्पादन हुआ, परिणामस्वरूप उसने उद्योगों को बढ़ावा दिया। यजुर्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार रत्नकारी, कुम्भकारी, बढ़ईगिरी, चमकारी, धातु शिल्प, लोहे, कृष्ण, सोने के आभूषण। उत्तर वैदिक काल से धातु शिल्प की जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल में लोहे को कृष्ण कहा गया। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, कांसा से अस्त्र शस्त्र आभूषण का निर्माण किया जाता था। व्यापार ऐतरेय ब्राह्मण से श्रेष्ठ शब्द जिसका अर्थ व्यापारी का मुखिया। सतपथ ब्राह्मण में कुशील शब्द जिसका अर्थ सूद खोर। इनका होना यह बताता है कि उत्तर वैदिक काल में व्यापार का प्रचलन था, लेकिन आमतौर पर आंतरिक व्यापार प्रचलित था। ब्याह व्यापार का कोई उल्लेख नहीं मिलता। वस्तु विनिमय, लेनदेन का माध्यम वस्तु विनिमय था। इसके अलावा घोड़े निष्क, गाय घोड़े निष्क का उपयोग भी होता था। कृष्ण, सतमान, पाद, इनका भी उल्लेख बाटिया सिक्के के रूप में हुआ है। यातायात स्थली, घोड़ा, बैलगाड़ी, पशुगाड़ी, समुद्री नाव। निष्कर्ष उत्तर वैदिक काल में अस्थायी परिणामस्वरूप आर्थिक कार्यों में उन्नति हुई। उत्तर वैदिक काल में अधिशेष कृषि हुई, जिसने महान जनपद काल में दूसरे नगरीकरण का आधार तैयार किया।